तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक फादर बन चुके हैं और आपके एक बहुत ही ज्यादा प्यारी खूबसूरत सी बच्ची भी है, पर आपकी वो प्यारी सी बच्ची आपकी आंखों के सामने लगभग एक नहीं बल्कि 99 बार अलग अलग तरीके से तड़प तड़प कर मरती है। हर एक लाइफ के अंदर आपको अपनी बच्ची को बचाने का मौका मिलता है, पर हर एक लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ करके आपकी बच्ची किसी न किसी वजह से मर जाती है। तो ये कहानी बिल्कुल एक ऐसे ही पिता की है जो कि ज़ॉम्बीज़ के बीच में अपनी बच्ची को किसी न किसी तरीके से बचाना चाहता है, पर हर बार कभी शुरुआत में तो कभी बिल्कुल आखिर में जाकर उसकी बच्ची मर जाती है। इसी वजह से हर एक जिंदगी के अंदर जो भी उसे दर्द मिला, जो भी उसने कुछ देखा, वो सब कुछ उसके दिमाग के अंदर बैठ चुका है। और इसी वजह से जब उसके पास में एक आखिरी लाइफ बची होती है और जब उसे पता चलता है कि वो इस लाइफ के अंदर भी अपनी बच्ची को खोने वाला है, बिल्कुल तभी उसकी बॉडी के अंदर ऐसे कुछ बदलाव होते हैं जिससे उसको कुछ नई पावर्स मिलती है। एक ऐसी पावर जिसके सामने सभी ज़ॉम्बीज़ भी कुछ भी नहीं है। वो पावर इतनी खतरनाक होती है कि अब तो सभी ज़ॉम्बीज़ पागल हो चुके हैं और वो किसी न किसी तरीके से बस हमारे इस मेन कैरेक्टर को मारना चाहते हैं। तो आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, अगर आपको इस सब कुछ जाना है तो फिर इस सीरीज को कंटिन्यू जरूर रखना। अगर इस वीडियो के ऊपर सपोर्ट मिलता है तो फिर मैं सीरीज को काफी आगे तक लेकर जाऊंगा। तो चलो फिर अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर एक बच्ची को काफी बुरी तरीके से मरा हुआ दिखाया जाता है और उस बच्ची के पास में उसका एक पिता भी बैठा होता है जो कि उसको अपनी आंखों के सामने से मरा हुआ देख रहा होता है। अपनी बच्ची की इतनी बुरी हालत को देखकर वो बंदा वहाँ पर बैठा बैठा बस रो रहा होता है। वो लगभग अपनी बच्ची को 99 बार यहाँ पर खो चुका होता है। इस वजह से वो यहाँ पर रोने के अलावा अब कुछ नहीं कर सकता है, पर फिर भी थोड़ी देर रोने के बाद में वो बंदा खड़ा होता है और बोलता है कि मेरे पास में अभी भी एक आखिरी मौका बचा हुआ है। हम देख सकते हैं कि उस बंदे के सर के ऊपर एक नंबर बना होता है और इसी नंबर की वजह से उस आदमी को पता है कि उसके पास में अभी एक और लाइफ बची हुई है। तो इसे एक लाइफ के अंदर वो अपनी पूरी जान लगा कर कैसे न कैसे अपनी बच्ची को बचा लेगा। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़े से पास्ट के सीन दिखाई देते हैं। हम इस बंदे को देखते हैं जो कि अपने रूम में सो रहा होता है, लेकिन अचानक से आंखें खोलकर वो उठता है और वो नोटिस करता है कि सामने न्यूज चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया में ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो चुका है। चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ एक एक करके सब इंसानों को मारते जा रहे हैं। वो बंदा इस न्यूज को देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसके रूम में किसी की एंट्री होती है। हमें दिखाया था कि वहाँ पर काफी ज्यादा क्यूट सी लड़की आती है और क्यूट सी लड़की और कोई नहीं बल्कि वो इस बंदे की प्यारी सी बच्ची होती है। तो ये बंदा अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से बाहर भागता है और उसको बचाने की कोशिश करता है, पर कुछ महीनों बाद या फिर कुछ सालों के बाद में उसकी बच्ची वहाँ पर मारी जाती है और अपनी बच्ची के मरने के गम के अंदर ये बंदा भी आखिर में सुसाइड कर लेता है। लेकिन जैसे ये अपने आप को मारने के लिए जा रहा होता है तभी वहाँ पर उसकी रोप टूट जाती है और उस रोप के टूटने के साथ ही वो बंदा एक अलग ही जगह पर पहुंच चुका होता है जहाँ पर उसके सामने एक बड़ी सी गॉडेस होती है। वो गॉडेस इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि उसके सामने हमारे बंदा बिल्कुल छोटा सा लग रहा होता है। लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं, बल्कि वो गॉडेस हमारे इस बंदे को बोलती है, मिन्शो क्रू, मैं तुम्हें अपनी बच्ची को बचाने के लिए एक मौका देती हूँ। तो हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि इस बंदे का नाम मिन्शो क्रू है। तो मिन्शो क्रू अचानक से अपने रूम के अंदर आंखें खोलता है और जैसे अपनी आंखें खोलता है बिल्कुल तभी वो नोटिस करता है कि वो फिर से जिंदा हो चुका है। वो अचानक से खड़ा होता है और बोलता है कि आखिर ये सब पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। मिन्शो क्रू सच में काफी ज्यादा जोक चुका होता है, लेकिन तभी वो अचानक से अपने बगल में किसी एक चीज को नोटिस करता है। वो देखता है कि उसके बगल में एक मिरर लगा है जिसके अंदर वो अपने सर के ऊपर कुछ नंबर्स को देख पा रहा है। उस नंबर में उसे 99 लिखा हुआ दिख रहा होता है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करते हुए सीधा अपनी बच्ची की रूम की तरफ को भागता है और उसके दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरी बच्ची जल्दी से दरवाजा खोलो। हम देखते हैं दूसरी तरफ को उसकी बच्ची भी चिल्लाते हुए बोलती, पिताजी आखिर क्या बात है, आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे? हम देखते हैं मिन्शो क्रू अपनी बच्ची को पकड़ता है और बोलता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। इतना बोलते हुए अपनी बच्ची के हाथ को पकड़ता है और उसको तैयार करवाने के साथ में वहां से अपने घर से निकल चुका होता है। उसकी बच्ची बार बार उससे पूछती हुई कि पिताजी मुझे बताइए कि आखिर क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा मिन्शो क्रू उसे बोलता है कि बस तुम मेरे साथ में चलो, मैं सब कुछ तुम्हें बाद में समझा दूंगा। इतना बोलते हुए लगातार आगे बढ़ता जा रहा होता है, अपनी बच्ची को बार बार समझा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे की तरफ से एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर चुका होता है और ज़ॉम्बी का अटैक करने के बाद में सीधा हमारा सीन उसके फिर से रूम का दिखाया जाता है। मिन्शो क्रू फिर से अपने रूम के अंदर उठता है और इस बार तो उसकी चीखें निकल चुकी होती है और थोड़ी देर तक चिल्लाने के बाद में मिन्शो क्रू अपने आप को शांत करता है और वो फिर से मिरर के अंदर देखता है और बोलता है कि ये नंबर 99 से 98 पर पहुंच चुके हैं। आखिर इन सब का क्या मतलब हो सकता है? थोड़ी देर तक इस चीज के बारे में सोचने के बाद में मिन्शो क्रू अपने आप से बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, आखिर इसका क्या मतलब है। मुझे यहाँ पर अपनी बच्ची को बचाने के लिए लगभग 98 बार लाइफ मिल चुकी है, मुझे इतनी सी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ करके अपनी बच्ची को बचाना होगा। मिन्शो क्रू इतना बोलने के साथ ही फिर से अपनी लाइफ को जीना चालू करता है, बाहर निकलता और ज़ॉम्बीज़ को मारना चालू करता है। अपनी इस लाइफ के अंदर मिन्शो ने पहली बार इन ज़ॉम्बीज़ को मारा होता है और उस लाइफ के अंदर वो फिर भी कैसे न कैसे मारा जाता है। इस बार हमें सीन चेंज करके दिखाया था, हमारी मिन्शो की लगभग 71 लाइफ बची होती है। इस लाइफ के अंदर भी फिर से यहाँ पर मर चुका होता है। मिन्शो फिर से एक और लाइफ जीता है जिसके अंदर उसकी बच्ची को चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया होता है। इस वक्त हमारे मिन्शो ने काफी आगे तक प्रोग्रेस कर ली होती है, उसकी उम्र भी अब पहले से ज्यादा बढ़ चुकी होती है, लेकिन इन सब का कोई मतलब नहीं क्योंकि उसकी बच्ची फिर से ज़ॉम्बीज़ के बीच में घिर चुकी है। इसी वजह से मिन्शो अपने पास से अपने नाइफ को निकालता है और बिना कुछ सोचे उसको अपने दिल में डाल देता है। तो हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं हमारी मिन्शो के पास में अभी 52 लाइफ बची होती है। इसी के साथ में हमारा सीन चेंज होता है, हमें यहाँ पर एक ज़ॉम्बी को काफी बुरी तरीके से मार खाता हुआ दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमारा मिन्शो फिर से ज़ॉम्बीज़ को मारना चालू कर चुका है। इस वक्त उसकी उम्र भी काफी ज्यादा हो चुकी है, उसका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसी वजह से वो सभी ज़ॉम्बीज़ को काफी आसानी से संभाल रहा होता है। हमारा मिन्शो पागलों की तरह अपने कील वाले पेट के साथ में ज़ॉम्बीज़ को एक एक करके लगातार खत्म कर रहा होता है, बिना कुछ सोचे बस सभी ज़ॉम्बीज़ के सर को फाड़ता
जा रहा होता है। थोड़ी देर तक इसी तरीके से फाइट करने के बाद में मिनसोक ने अपने आसपास की सभी ज़ॉम्बीज को निपटा दिया होता है। लेकिन यहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज को खत्म करने के बाद में मिनसोक जब पीछे की तरफ को पलट कर देखता है तब वो नोटिस करता है कि उसकी बच्ची फिर से मारी जा चुकी है। उसकी बच्ची को ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से काट लिया है, वजह से वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो धीरे धीरे चलते हुए उसी की तरफ को आ रही होती है। हमारा मिनसोक उसको देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता, बल्कि वो तो उसको अपने पास में आने देता है। तो उसकी प्यारी सी बच्ची उसके पास में आती है और उसके पास में आने के साथ ही उसकी शोल्डर के ऊपर बाइट कर लेती है। पर हमारा मिनसोक अभी भी बस उसको प्यार से गले लगा रहा होता है और थोड़ी देर तक उसको गले लगाने के बाद में वो बोलता है कि मेरी प्यारी बच्ची डामी, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें फिर से बचा लूंगा। इतना बोलते हुए मिनसोक अपनी गन को निकालता है और अपनी गन को अपने सर के ऊपर पॉइंट करते हुए बिना कुछ सोचे सीधा गोली मार देता है। ये गोली उसने अपने आप को मारी होती है। हमें दिखाया था कि वो फिर से मर चुका है और वो फिर से अपने रूम के अंदर उठता है। इस वक्त वो जैसे फिर से रिइंकार्नेट होता है उसकी आंखों से आंसू आ चुके होते हैं। इस वक्त हमारा मिनसोक पूरी तरीके से बेबस और पूरी तरीके से लाचार हो चुका है। वो हर बार हर एक लाइफ के अंदर लगातार मारा जा रहा है। इस वजह से वो काफी ज्यादा दुखी हो चुका है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक और नोटिस करने की बात यह है कि हमारे मिनसोक के सर के ऊपर से सारे नंबर गायब हो चुके हैं, मतलब कि अब ये उसकी एक आखिरी लाइफ है। इसी वजह से वो उठता है और अपने आप से बोलता है कि इस बार चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं अपनी बच्ची डामी को बचाऊंगा। मिनसोक इतना बोलते हुए लगातार रो भी रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को फिर भी हिम्मत दे रहा होता है। मिनसोक इतना बोलते अपने काम में लग जाता है और वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर हमारी प्यारी डामी को देखते हैं। डामी को यहाँ पर किसी चीज की आवाज आती है, इस वजह से वो उठते हुए सीधा मिनसोक के रूम में जाती है और बोलती पिताजी आखिर आप इतनी रात को क्या कर रहे हो। डामी जैसी चीज बोलती तभी हम दूसरी तरफ को मिनसोक को देखते हैं कि वहाँ पर काफी खतरनाक लुक के साथ में अपने हाथ में एक नाइफ को लेकर खड़ा होता है। अपने पिता के इतने खतरनाक रूप को देखकर डामी को थोड़ा सा डर लगने लगता है। थोड़ी सी घबराते हुए बोलती पिताजी आखिर क्या बात है। जैसे ये चीज बोलती तभी हम दूसरी तरफ को मिनसोक को भी देखते हैं, जो कि काफी खतरनाक से लुक के साथ में अपनी प्यारी बच्ची डामी को देख रहा होता है और फिर धीरे से उसकी तरफ को जाने लगता है। अपने हाथ को वो उसकी तरफ को बढ़ाता है, फिर अगले पल वो उसको काफी कस के गले लगा लेता है। इस वक्त यहाँ पर ही क्या हो रहा है इसके बारे में डामी को कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारा मिनसोक उसके कान के पास में जाता है। उसके कान के पास में जाने के साथ ही उसको धीरे से बोलता है मेरी प्यारी बच्ची डामी, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं चाहे 1000 बार चाहे मैं 1000 बार भी फेल क्यों ना हो जाऊं, पर मैं हर बार हर एक लाइफ के अंदर तुम्हें आकर बचाने की कोशिश करूंगा। डामी को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन हमारा मिनसोक तो अभी भी उसको लगातार बस बोले जा रहा है कि तुम बस मेरे ऊपर भरोसा करो। हम देखते हैं कि मिनसोक अब यहाँ पर लंबी गहरी सी सांस लेता है और फिर काफी जोश में चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरी प्यारी बच्ची डामी, तुम्हें बस हर बार मेरे ऊपर भरोसा करना होगा, तुम मुझ पर भरोसा करो और मैं तुम्हें हर बार बचाने की कोशिश करूंगा। डामी को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आता। वो तो बस अपनी पिता की बात सुनकर बोलती है ठीक है पिताजी, मैं आपके ऊपर भरोसा करती हूँ। डामी के इतना बोलने के साथ ही हमें यहाँ पर कहानी सुनाने वाला बताता है इस वक्त ह्योनसुक के पास में बस 2 लाइफ बची हुई थी। इस वक्त तो अपनी डामी को लेकर काफी ज्यादा दूर तक पहुंच चुका था। वो इतना ज्यादा दूर तक पहुंच चुका था कि उसे फाइनली एक ऐसी सिटी मिली थी जो कि पूरी तरीके से सेफ थी। सिटी को देखकर ह्योनसुक को लगा भी था कि जैसे वो वहाँ पर जाकर डामी को बचा सकता है, लेकिन वो जैसे ही वहाँ पर पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि डामी वहाँ पर मारी जा चुकी है। इसके अलावा ह्योनसुक की खुद की हालत इतनी खराब थी कि उसको वहाँ पर 1 हफ्ते के लिए बेड के ऊपर लेटाया गया था। डॉक्टर ने उसका 1 हफ्ते तक ट्रीटमेंट किया था। इसके अलावा जब वो वहाँ पर ठीक हो गया था तब उसने वहाँ पर उन सभी छोटे छोटे बच्चों के साथ में अपनी लाइफ बिताई। उसी के साथ में हमारे ह्योनसुक ने लगभग 40 साल उसी सेंचुरी के अंदर बिता दिए थे और इसके अलावा वो हर एक दिन अपनी बच्ची की कब्र पे भी जाया करता था। लेकिन एक दिन ह्योनसुक जब अपनी बच्ची की कब्र के ऊपर गया था तब उसने वहाँ पर जाकर अपनी बच्ची की कब्र के ऊपर काफी प्यारे से फूल भी चढ़ाए थे। उस वक्त उसने अपनी प्यारी बच्ची डामी की कब्र पर जाकर बोला था कि मेरी प्यारी बच्ची डामी, मैंने लगभग 40 सालों तक सर्वाइवल की जितनी भी टेक्निक हो सकती वो सब कुछ सीख लिया है, अब तुम्हारे पिता जल्दी तुमसे मिलने वाले। इतना बोलते हुए ह्योनसुक ने फाइनली वहाँ पर गन निकालकर अपनी उस लाइफ को भी खत्म कर दिया था। हमारे ह्योनसुक की पास्ट की सबसे आखिरी लाइफ देखने के साथ ही अब हम यहाँ पर ह्योनसुक की सबसे आखिरी लाइफ देख रहे हैं जिसमें वो अपनी बच्ची डामी को लेकर फिर से तैयार हो चुका है। काफी लंबी गहरी सांस लेने के बाद में ह्योनसुक यहाँ पर अपनी बच्ची डामी की तरफ को देखता है। उसकी तरफ को देखते हुए ह्योनसुक को यहाँ पर फिर से वही पास्ट की वो लाइफ याद आती है जिसमें कि वो डामी को लेकर उस डेजोवन शेल्टर के पास में पहुंच गया था, पर उस वक्त वहाँ पर वो अपनी बच्ची को नहीं बचा पाया। इन सब चीजों को याद करते हुए ह्योनसुक काफी ज्यादा गुस्से में होता है, इसलिए वो अपने आप से बोलते कि अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इस बार अपनी बच्ची को बचा लूंगा। इतना बोलते हुए ह्योनसुक काफी जोश के साथ में वहाँ पर अपने घर के दरवाजे को खोलता है। दरवाजा खोलने के बाद में ह्योनसुक पूरी जोश के साथ में बाहर की तरफ को निकलने लगा है। लेकिन हम देखते हैं जैसे हमारे ह्योनसुक बाहर की तरफ को निकलता है बिल्कुल तभी उसके घर के बाहर की तरफ ही हम 2 ज़ॉम्बी को देख रहे होते हैं और फिर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि वहाँ पर 2 नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज की पूरी फौज आ चुकी होती है। वहाँ पर इतने सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं कि ह्योनसुक तो उनको देखकर पूरी तरीके से खामोश खड़ा रह चुका होता है। उसको इतने ज़ॉम्बीज देखकर अपनी आंखों के ऊपर भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। वो इतने सारे ज़ॉम्बीज को अपनी आंखों के सामने देखकर बोलता है कि मैंने आज से पहले कभी भी इतने सारे ज़ॉम्बीज को यहाँ पर नहीं देखा। अब इसी वक्त पर हमारा ह्योनसुक यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहा है बल्कि वो पूरी तरीके से एक जगह पर फ्रीज हो चुका है, क्योंकि आप सभी को तो पता ही है कि वो हर एक लाइफ के अंदर बाहर निकलकर ज़ॉम्बीज को मारा करता था। उसने हर एक लाइफ के अंदर किसी न किसी तरीके से ज़ॉम्बी को मारकर अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश करी थी। लगभग पिछले 40 सालों से उसने यहाँ पर इस तरीके की फाइट बिल्कुल भी नहीं करी है। इस वजह से वो उन सभी ज़ॉम्बीज को बस अपनी तरफ को आता हुआ देख रहा होता है। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ज़ॉम्बीज पागलों की तरह सीधा यहाँ पर ह्योनसुक की तरफ को भागते चले जा रहे हैं। इस वक्त ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ को हमारे ह्योनसुक अभी भी बस अपने दरवाजे के ऊपर खड़ा होता है, बस उन सभी ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ को आता हुआ देख रहा है। अभी ज़ॉम्बीज इस वक्त हमारे ह्योनसुक के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं, फिर भी ह्योनसुक बस पागलों की तरह वहाँ पर खड़ा उनको बस घूरे
जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी पूरी बॉडी सुन्न हो चुकी है, उसका माइंड भी पूरी तरीके से काम करना बंद कर चुका है। लेकिन तभी उसी वक्त अचानक से डामी चिल्लाते हुए बोलती, पिताजी आखिर आप ये क्या करे, जल्दी से अंदर आ जाइए। डामी की आवाज सुनने के साथ ही मिनसोक को हो जाता है, वो डामी को अचानक से पीछे की तरफ को धक्का दे देता है। मिनसोक का एक ही धक्का पड़ने के साथ ही डामी वहां से उछलते हुए काफी दूर जाकर गिरती है। लेकिन मिनसोक बस यहाँ पर नहीं रुकता, बल्कि अब तो वो उस दरवाजे को भी बंद करने लगा है। ये चीज दूसरी तरफ से डामी देख रही होती है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसके पिताजी क्या करने वाले हैं। लेकिन अगले पल जैसे ही मिनसोक उस दरवाजे को पूरी तरीके से बंद करने लगा है, अभी डामी समझ जाती कि उसके पिताजी अपने आप को यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब मिनसोक ने वहाँ पर दरवाजे को पूरी तरीके से बंद कर लिया होता है और फिर तब यहाँ पर उन ज़ॉम्बीज़ की जोर जोर से भिड़ने की आवाज आ रही होती है। आवाज को सुनने के साथ में डामी खड़ी होती है, उठते हुए भागती है और बोलती, पिताजी जल्दी दरवाजा खोल दीजिए। डामी जोर जोर से उस दरवाजे को पीट रही होती है और बार बार अपने पिता को दरवाजा खोलने को बोल रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा मिनसोक जो की चारों तरफ ज़ॉम्बी से घिर चुका है, उसने तो पहले से ही अपना मन बना लिया है। वो तो बस किसी न किसी तरीके से बस डामी को बचाना चाहता है। इसी वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ के काटने के बाद भी हमारे मिनसोक यहाँ पर अपनी दर्द को सहन कर रहा होता है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी, पर फिर भी यहाँ पर अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, बल्कि वो बस दूसरी तरफ को चिल्लाती हुई डामी की आवाजों को सुन रहा है और इमेजिन कर रहा है कि उसकी वजह से उसकी डामी कितनी बुरी तरीके से रो रही है। डामी की इन सभी आवाजों को सुनकर मिनसोक बस अपने आप को हिम्मत देता है और बोलता है कि मुझे इस दर्द को सहन करना होगा। इस दर्द को सहन करने के लिए मिनसोक यहाँ पर अपनी बच्ची डामी के बचपन को याद करता है। वो याद करता है कि जब डामी को उसने पहली बार देखा था तब वो कितनी ज्यादा क्यूट लग रही थी। उस वक्त उसने उसको देखने के साथ ही अपने आप से मन बना लेते कि चाहे कुछ भी क्यों ना, जब वो हमेशा अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करेगा। तो बस अपनी बच्ची को बचाने के लिए हमारे मिनसोक अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है और बस इसी वजह से अपने आखिरी समय पर भी हमारा मिनसोक बस पागलों की तरह वहाँ पर स्माइल कर रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर तक स्माइल करने के बाद में मिनसोक को अपने मन में एक बात रियलाइज होती है। अपने आप से यहाँ पर बोलता है कि वैसे मैं अपने आप को तो सेक्रीफाइस कर दूंगा, पर मेरे मर जाने के बाद में मेरी बच्ची डामी का क्या होगा? क्या मेरे मर जाने के बाद में फिर से ये सभी ज़ॉम्बीज़ मेरी बच्ची को भी मार देंगे? अपनी बच्ची के मरने वाली बात को याद करने के साथ ही मिनसोक को यहाँ पर अचानक से कुछ ना कुछ तो होने लगता है। उसकी बॉडी के अंदर अचानक से जोश भर चुका होता है और वो इस वक्त इन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका है कि उसने वहाँ पर उन सभी ज़ॉम्बीज़ को अपने बैक के ऊपर उठा लिया। वो इस वक्त अपने आप से यहाँ पर बोलता है कि आज चाहे मैं यहाँ पर मर भी क्यों न जाऊं, पर मैं यहाँ पर इन सभी ज़ॉम्बीज़ को मार कर मरना चाहता हूँ। इतना कुछ सोचते हुए हमारे मिनसोक पूरे दर्द को सहन करता वहाँ पर खड़ा हो चुका होता है। लेकिन वहाँ पर वो सभी ज़ॉम्बीज़ अब उसको और भी पागलों की तरह काटना चालू कर देते हैं। वजह से हमारे मिनसोक को और भी खतरनाक दर्द होता है। अब उसका माइंड एक ऐसे स्टेट में जा चुका है जिसके अंदर उसको खुद भी नहीं पता कि आखिर दर्द क्या चीज है, की वजह से वो बस पागलों की तरह वहाँ पर चिल्ला रहा होता है। जैसे ही वो ये चीज करता है, बिल्कुल तभी इसकी बॉडी पूरी तरीके से बदल चुकी होती है। हमें दिखाया था कि उसकी बॉडी के अंदर काफी खतरनाक से मसल निकल चुके होते हैं और इसके अलावा उसने वहाँ पर उन सभी ज़ॉम्बीज़ को भी पीछे धकेल दिया होता है। सभी ज़ॉम्बीज़ वहाँ से उठते पीछे गिरते और अपने आप को वहाँ पर संभाल कर फिर से उठने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक ज़ॉम्बी के फेस की तरफ को एक हाथ काफी तेजी के साथ में बढ़ता है और वो हाथ उसकी गर्दन को पकड़ते हुए उसके धड़ से पूरी तरीके से अलग कर देता है। इसी के साथ में हमें दिखाया था कि एक बंदा वहाँ पर उन सभी ज़ॉम्बीज़ को मारना चालू कर चुका है। किक करके उन सभी के पेट को फाड़ रहा है और उन सभी की गर्दनों को अलग कर रहा है। लेकिन तभी उस आदमी के शोल्डर के ऊपर एक ज़ॉम्बी ने बाइट कर दिया होता है। एक पल को तो ऐसा लगता है कि जैसे अब इस आदमी का खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी अगले ही सीन में वो आदमी खुद उन ज़ॉम्बीज़ को खाना चालू कर देता है। और आप सभी को तो पता ही कि आखिरी आदमी कौन है, हमारा मिनसोक, जो कि पूरी तरीके से एक जानवर बन चुका है और वो पागलों की तरह उन सभी ज़ॉम्बीज़ की गर्दन को पकड़ पकड़ के अलग कर रहा होता है। ये तो कुछ भी नहीं बल्कि वो तो एक ज़ॉम्बी के पेट के अंदर हाथ डाल के उसके पेट के अंदर का सब कुछ बाहर निकाल लेता है और एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज़ को पागलों की तरह हवा में फेंके जा रहा होता है। इसी तरीके से हमारे मिनसोक ने वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर दिया और अब जो बचे कुछ ज़ॉम्बीज़ है वो धीरे धीरे करके पीछे हटने लगते। सभी ज़ॉम्बीज़ इतना ज्यादा डर चुके हैं कि वो बस वहाँ पर खामोशी से खड़े रहते हैं। बस इतना नहीं बल्कि उनके बिल्कुल सामने की तरफ को हमारा मिनसोक भी काफी खतरनाक लुक के साथ में वहाँ पर खड़ा होता है। थोड़ी देर तक तो वहाँ पर शांत रहता है, लेकिन तभी अचानक से काफी खतरनाक तरीके से पीछे की तरफ को पलट कर देखता है। जैसे ही वो चीज करता है, बिल्कुल तभी उन सभी ज़ॉम्बीज़ को भी गुस्सा आने लगता है। पागलों की तरह उसके ऊपर फिर से अटैक करना चालू कर देते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। हमें अंदर की तरफ को हमारी प्यारी डामी को दिखाया जाता है। को तो लग रहा होता है कि जैसे उसके पिताजी अब मारे जा चुके हैं, लेकिन तभी अचानक से उसके पास का वो दरवाजा धीरे धीरे करके खुलने लगता है। दरवाजे के खुलने के साथ में हमारी डामी भी उस तरफ को देख रही होती है और उसकी आंखें किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा चौंक चुकी होती है। हमें दिखाया था कि हमारा मिनसोक पूरी तरीके से जिंदा होता है और बस इतना नहीं बल्कि वो तो पूरी तरीके से बदल चुका होता है। इस वजह से डामी भी उसको नहीं पहचान पा रही होती। लेकिन वही दूसरी तरफ को हमारा मिनसोक, जिसको नहीं पता कि आखिर इसकी बॉडी के अंदर क्या बदलाव हुए हैं, बस वहाँ पर दरवाजा खोलकर अपनी प्यारी डामी को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। और वो तो बस अपनी बच्ची को देखते ही बोलता है, मेरी प्यारी बच्ची डामी, मुझे माफ करना, मुझे आने में थोड़ी सी देर लगी। तो इसी के साथ में अचानक से यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। हम लगभग 7 दिन बाद का सीन देखते हैं। हमें यहाँ पर मापो डिस्ट्रिक्ट सियोल के अंदर एक एमार्ट का सीन दिखाया जाता है। तो अब इस जगह पर हम यहाँ पर अचानक से एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि बोलता है कि अब आखिर ये क्या बकवास है, आखिर तू है कौन? हमें दिखाया था कि उस एमार्ट के पास में काफी सारे ऑफिसर खड़े होते हैं और उसके सामने की तरफ को हम यहाँ पर 2 बंदों को भी खड़ा हुआ देख रहे होते हैं। वो दोनों बिल्कुल चुपचाप और खामोशी से वहाँ पर खड़े रहते हैं। ऑफिसर उन दोनों से बोलता भी है कि चारों तरफ ज़ॉम्बी
घूम रहे और आखिर तुम दोनों उन दोनों के बीच में से जिंदा कैसे निकल कर आ गए। ये ऑफिसर सच में इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है कि जल्दी से अब अपना मुंह खोल और जल्दी से बकना चालू कर। इस ऑफिसर की इस बात को सुनने के साथ में वो बंदा धीरे से आगे बढ़ता है और फिर कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करता है। वो कुछ बोलने वाला होता है कि तभी ऑफिसर बोलता है कि कमीने आखिर तेरे फेस के साथ में क्या हो रहा है, इतने खतरनाक और सीरियस माहौल में आखिर तूने अपने फेस का क्या हाल बना रखा है। उस ऑफिसर के इतना बोलने के साथ ही हमें सामने की तरफ को हमारे मिनसोक को दिखाया जाता है जो कि इतनी खतरनाक तबाही के बीच में भी अपने आंखों पर एक चश्मा लगाकर यहाँ पर खड़ा होता है। वो आर्मी ऑफिसर बोलता है कि क्या तू कोई सेलिब्रिटी है, तूने इतनी रात के अंदर ही सनग्लासेस क्यों पहन रखे। आर्मी ऑफिसर बार बार हमारे मिनसोक से कई सारे सवाल पूछ रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पर अचानक से काफी खतरनाक फिगर वाली एक लड़की की एंट्री होती है। ये लड़की इन सभी की फॉर्मर कैप्टन होती है और इसका नाम हाइरा चा होता है, तो इसको हम बस कैप्टन चा बोलेंगे। तो कैप्टन चा सीधा हमारे योनसो की तरफ को जाती है और बोलते कि यहाँ पर और ज्यादा सर्वाइवर के लिए जगह नहीं है, इसलिए तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। कैप्टन चा की बातें सुनकर भी मियोनसुक वहाँ से बिल्कुल नहीं होता, बल्कि वो तो चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहता है। कैप्टन चा उसकी काफी ज्यादा करीब जाती है और बोलती क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैंने तुझे यहाँ से निकलने के लिए बोला। कैप्टन चा की इन सभी बातों को सुनने के साथ में भी मियोनसुक वहाँ पर थोड़ी देर के लिए खामोश रहता है, लेकिन तभी अचानक से हमें दिखाया था कि मियोनसुक और साथ में उसकी बेटी मतलब की डामी दोनों नाटक करने लगते हैं। डामी जोर जोर से खांसी रही होती है और मियोनसुक बोलता है कि मेरी बच्ची को अस्थमा हो रखा है और इतनी तबाही के बीच में मैं इसकी दवाई को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, तो प्लीज मेरी मदद करिए। कैप्टन चा यहाँ पर कोई जवाब नहीं देती। मियोनसुक और भी चिल्लाते हुए बोलता है प्लीज अगर आप हम दोनों की नहीं तो कम से कम प्लीज मेरी बच्ची को अंदर ले लो, मुझे अपनी बच्ची की जान की परवाह है, मैं अपने आप को इसके लिए कुर्बान कर सकता हूँ। मियोनसुक की इस बात को सुनकर कैप्टन चा थोड़ी देर के लिए वहाँ पर खामोश खड़ी रहती है और फिर तभी अचानक से उसके फेस का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो चुका होता है। उसको अचानक से काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने किसी इमोशन पर काफी ज्यादा कंट्रोल कर रही होती है। ये चीजें देखते हुए आर्मी ऑफिसर बोलता है कि कमीने तुझे क्या लगा था कि तू हमारी कैप्टन चा को इतनी आसानी से पागल बना देगा। इतना बोलते हुए मियोनसुक की तरफ को बढ़ने लगता है और बोलता है कि तेरी फालतू सी स्टोरी हमारी कैप्टन चा के ऊपर काम नहीं करने वाली है, तो इसलिए अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जा। वो आर्मी ऑफिसर इतना बोलते हुए कैप्टन चा की तरफ को देखता है, लेकिन तभी हम देखते हैं हमारी कैप्टन चा तो फूट फूट के रोना चालू कर देती है। हमारी मियोनसुक की स्टोरी उसको सीधा दिल पर लगी होती है, इस वजह से वो दिल पर पत्थर रखकर वहाँ से मुड़ जाती है और बोलती ठीक है फिर इन दोनों को अंदर आने दो। ये सुनकर तो आर्मी ऑफिसर का भी दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन हमारी कैप्टन चा जो कि रोने की वजह से उसकी नाक में से पानी निकल रहा होता है, वो बोलती कि तुम यहाँ पर कुछ भी गलत मत सोच लेना, मैं बस तुम दोनों को इसलिए आने दे रही क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी जगह खाली। आर्मी ऑफिसर बोलते हैं कि ठीक है मैम अपनी नाक ठीक करो और इसके बाद में मुझे बताओ आखिर आप इन दोनों को फालतू में क्यों अंदर आने दे रही हो, आपको पता ना कि ये दोनों नाटक कर रहे हैं। वो आर्मी ऑफिसर बार बार उसको समझा रहा होता है, लेकिन कैप्टन चा कुछ नहीं सुनती, वो चुपचाप वहाँ से निकल चुकी होती है। और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर हमारे मियोनसुक को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर शांति से खड़ा होकर हमारी कैप्टन चा को ही देख रहा होता है और फिर तभी अचानक से वहाँ पर वो स्माइल करने लगता है और बोलता है कि ये लड़की सच में बिल्कुल नहीं बदली है। मियोनसुक कैप्टन चा को देखते हुए बोलता है कि ये लड़की एक रिटायर्ड सोल्जर है और ये सर्वाइवर्स को इकट्ठा करती है और फिर उसके बाद में सुपरमार्केट को डिफेंड भी करती है। ये लड़की बिल्कुल एक कोल्ड सरपेंट की जैसी है जो कि कभी भी किसी पर भी हमला कर सकती है, लेकिन यहाँ पर इस लड़की की एक खास बात है जो कि बस मैं जानता हूँ। इसका बिहेवियर काफी ज्यादा रूड है, लेकिन इसका दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है। मियोनसुक की सारी बातें बोल ही रहा होता है कि तभी हमारी डामी उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और बोलती कि डैड आप क्या पागल हो चुके हो, आपने अचानक से प्लान बना लिया, इसके बारे में तो आपने मुझे बताया भी नहीं। डामी बार बार अपने डैड के ऊपर चिल्ला रही थी, लेकिन तभी आर्मी ऑफिसर उन दोनों को बोलता है ठीक है तुम दोनों मुझे फॉलो करो। आर्मी ऑफिसर को देखकर डामी उसके सामने खांसना चालू कर देती है, लेकिन खांसते खांसते उसको अचानक से सर में दर्द होने लगता है। ये चीज देखकर आर्मी ऑफिसर बोलता है हाँ ठीक है अपना नाटक बंद करो, तुम्हारे इस फालतू से नाटक के अंदर मैं बिल्कुल नहीं फंसने वाला। आर्मी ऑफिसर इतना बोलता है तब तक हमारा मियोनसुक अपनी बच्ची को जाकर संभालता है, क्योंकि इस बार सच में डामी को यहाँ पर कोई ना कोई तो दिक्कत हो रही होती है। मियोनसुक डामी की तरफ को देखते हुए बोलता है कि मुझे पता है कि डामी के जो मेंटल स्टेट है वो भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अगर इसको जल्दी इलाज नहीं मिला तो फिर इसकी मेंटल स्टेट काफी ज्यादा बेकार हो सकती है, शायद ही जल्दी डिप्रेशन में जा सकती है, क्योंकि लगभग एक हफ्ते पहले इसके साथ में काफी सारी चीजें हो रही है, इस वजह से इसका माइंड इन सभी चीजों के लिए जल्दी से डेवलप नहीं कर पा रहा है। तो डामी तो छोड़ो, मुझे खुद को भी यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अपने बारे में समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब कुछ मेरे साथ में क्या हो रहा है। मैं एक ज़ोंबी की बाइट को सर्वाइव कर चुका हूँ और इसके अलावा मैं काफी ज्यादा ताकतवर भी बन चुका हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे मैं खुद एक ज़ोंबी बन चुका हूँ। हमारे मियोनसुक अभी इतना बोलने के साथ ही उस एमार्ट की तरफ को जाने लगता है। उस एमार्ट की तरफ को देखते हुए मियोनसुक बोलता है कि अब जब मैं डामी को लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ तो डामी कुछ समय के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से सेफ रह सकती है। मियोनसुक इतना बोलते हुए अपने पास में एक टूटी हुई बिल्डिंग को देख रहा होता है और आर्मी ऑफिसर से पूछता है कि आर्मी ऑफिसर आखिर यहाँ पर ये क्या हो रखा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग आखिर इस तरीके से कैसे टूट गई। आर्मी ऑफिसर बताता है कि ये सब कुछ लगभग 3 दिन पहले हुआ था। वो ऑफिसर बोलता है कि लगभग 3 दिन पहले अचानक से हमारे ऊपर ज़ोंबीज का अटैक हो चुका था। उस वक्त हमारी कैप्टन चा आगे बढ़ी और उसने उन सभी ज़ोंबीज को संभाल लिया, पर वहाँ पर ज़ोंबीज की संख्या इतनी ज्यादा थी कि हमारी कैप्टन उन सभी ज़ोंबीज को अपने पीछे लेकर उस बिल्डिंग के अंदर चली गई और उस जगह पर हमने पहले से बॉम्ब्स को प्लांट कर रखा था। इस वजह से हमारी कैप्टन चा ऊपर की तरफ को जाती है और ऊपर से फिर से इस एमार्ट की तरफ को आ जाती है और जैसे वो यहाँ पर आती है तब तक वो सभी के सभी ज़ोंबी अंदर की तरफ को अटक चुके थे। तो फिर इसी चीज का फायदा उठाते हुए हमने यहाँ पर इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया। इस पूरी बिल्डिंग के अंदर धमाका करने के साथ में कई सारे ज़ोंबी तो वहीं पर मारे जा चुके थे, लेकिन कई सारे ज़ोंबी अभी भी यहाँ पर इस मलबे के अंदर नीचे दबे पड़े और वो फिर भी इसके अंदर से बाहर नहीं निकल सकते। आर्मी ऑफिसर सारी कहानी हमारी मियोनसुक को बता रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ से मियोनसुक को यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं आता।
था। इस वजह से आर्मी ऑफिसर पलट कर म्योनसोक की तरफ को देख रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ का म्योनसोक को देख, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है। ऐसा लगता है कि जैसे उसने काफी ज्यादा खतरनाक चीज देख ली है। तो आर्मी ऑफिसर अब यहाँ पर म्योनसोक के फेस को देखकर बोलता है कि क्या हुआ, आखिर तूने इतना अजीब सा लुक क्यों बना रखा है? क्या तुझे कोई बहुत ज्यादा डरावनी चीज दिखाई दे रही है या फिर तुझे यहाँ पर मुझसे डर लग रहा है? वो आर्मी ऑफिसर इस वक्त हमारे म्योनसोक को छेड़ रहा होता है, उसको चिढ़ा रहा होता है, लेकिन तब तक हम अचानक से देखते हैं उस आर्मी ऑफिसर के पीछे की तरफ कोई काफी खतरनाक सा ज़ॉम्बी अपीयर हो चुका होता है। और ये कोई नॉर्मल सा ज़ॉम्बी नहीं, बल्कि इसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। ज़ॉम्बी का साइज इतना बड़ा होता है कि इस आर्मी ऑफिसर को उसकी सांसों की आवाज आती है। वो उसकी सांसों की आवाज सुनने के साथ में पीछे की तरफ को देखता है और फिर तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे की तरफ को काफी खतरनाक दानव खड़ा है। मतलब कि एक बहुत ही भयंकर सा ज़ॉम्बी खड़ा होता है जिसकी लगभग 4 आंखें होती है और उसके दांतों की तो क्या ही बात करे, उसके दांत तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। तो ज़ॉम्बी के फेस को, उसके दांतों को, उसकी आंख और उसके शरीर को देखने के साथ में इस आर्मी ऑफिसर की तो फट चुकी होती है। वो इतना ज्यादा डर चुका होता है कि वो तो उस ज़ॉम्बी के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और बस लगातार खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। और फिर तभी वो ज़ॉम्बी भी अपने हाथ को ऊपर की तरफ को करने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो एक खतरनाक सा अटैक करने वाला है। हमें दिखाया था कि उस ज़ॉम्बी ने काफी तगड़ा सा पंच बनाया होता है और वो काफी तेजी के साथ में उस बंदे के ऊपर उस पंच को मार देता है। उस ज़ॉम्बी के एक ही पंच के साथ में वो बंदा तो पूरी तरीके से पिचक चुका होता है। साथ में नीचे की जमीन भी काफी खतरनाक तरीके से टूट जाती है। इसके अलावा काफी खतरनाक साउंड भी होता है और इसके अलावा काफी बड़े बड़े पत्थर दूर की तरफ को उड़कर जा रहे होते हैं, जो कि सीधा हमारे कैप्टन चा के भी पास में पहुंच गए होते हैं। बस इतना नहीं, बल्कि हमें अचानक से दिखाया था कि वो ज़ॉम्बी अब हमारे कैप्टन चा के ऊपर अटैक कर चुका है। उसका हाथ हमारी कैप्टन चा की काफी करीब पहुंच चुका है, लेकिन तभी बिल्कुल टाइम रहते हमारी कैप्टन चा वहां से जंप करते हुए अपने आप को बचा लेती है। हमारी कैप्टन चा बिल्कुल बाल बाल बची होती है। लेकिन अब यहाँ पर ज़ॉम्बी के अटैक की वजह से वहाँ पर जितने भी आर्मी ऑफिसर थे उन सभी को यहाँ पर ज़ॉम्बी के बारे में पता चल जाता है। वो सभी लोग इस ज़ॉम्बी की साइज और इसकी पावर को देखकर काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ हम कैप्टन चा को देखते हैं, जो कि सीधा अब यहाँ पर हमारे म्योनसोक और साथ में डामी के पास में पहुंच चुकी है। तो वहाँ पर जाने के साथ ही अपने आप को संभालते और चिल्लाते हुए बोलते, सभी यूनिट, सभी आर्मी ऑफिसर तैयार हो जाओ और जल्दी से इस मोस्टे के ऊपर ओपन फायर चालू करो। कैप्टन चा के इस ऑर्डर को सुनने के साथ में वो आर्मी ऑफिसर पागलों की तरह अपनी गोलियां उस मोस्टे के ऊपर मारने लग जाते हैं। लेकिन हमें दिखाया था कि उन सभी गोलियों का इस मोस्टे के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा होता, बल्कि वो तो इतनी खतरनाक गोलियों के बीच में भी चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहता है। और फिर तभी अचानक से काफी खतरनाक तरीके से वहाँ पर जोर से चिल्लाने भी लग जाता है, क्योंकि इतनी सारी गोलियां खाने के बाद में वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका होता है। इसी वजह से वो पागलों की तरह चिल्लाते हुआ उन सभी आर्मी ऑफिसर की तरफ को पहुंच चुका होता है। उनके पास में जाने के बाद में उस ज़ॉम्बी ने उन सभी को एक एक करके मारना चालू कर दिया होता है। इस ज़ॉम्बी ने एक ही अटैक के साथ में वहाँ पर 2 आर्मी ऑफिसर को पूरी तरीके से मार दिया होता है। इसके अलावा वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर बचा होता है, लेकिन उसकी तो इस ज़ॉम्बी की वजह से काफी बुरी फट चुकी होती है और वो इतना ज्यादा डर चुका होता है कि वो तो यहाँ पर अपने आप को इसके सामने से हटा भी नहीं पा रहा होता। और इसी वजह से वो ज़ॉम्बी अब इसके सामने आते हुए अब इसको भी मारने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे वो इस आर्मी ऑफिसर को मारने जा रहा होता है, बिल्कुल तभी उसके फेस के ऊपर एक बैग आकर बैठता है। इस चीज की वजह से उस ज़ॉम्बी का ध्यान भटक चुका था और इसी वजह से उसका अटैक भी थोड़ा सा लेट हो जाता है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए हमारी कैप्टन चा बीच में आती है और उस ऑफिसर को बचाकर वहां से ले जाती है। उसको दूसरी तरफ ले जाने के बाद में बोलती है कि कमीने, क्या तू इतनी जल्दी मरना चाहता है? जल्दी से खड़ा हो और जल्दी से अपने आप को संभाल। कैप्टन चा उस आर्मी ऑफिसर को तो संभाल लेती, लेकिन वो अपने आप को भी बोलती कि हायरी, जल्दी से अपने आप को संभाल। हायरी चा, अपने आप को शांत कर और जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ सोचने की कोशिश कर। ये कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं, इसलिए तुझे इसके सामने कुछ और करना होगा। इतना बोलते हुए कैप्टन चा खड़ी होती है और अपने आसपास के एरिया को नोटिस करने लगती है। और वो सीधा वहाँ पर ए मार्ट के उस स्टोर को देखती है और बोलती कि हमें जल्दी से जल्दी अंदर चले जाना चाहिए, क्योंकि अब तक मेरे सभी आर्मी ऑफिसर अंदर के जितने भी लोग हैं उनको लेकर बेसमेंट में जा चुके होंगे। देख भी सकते हैं कि किस तरीके से पागलों की तरह सीधा उस तरफ को भाग रहे होते हैं। लेकिन पीछे की तरफ से हमारे म्योनसोक उसको कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर कैप्टन चा तो उसकी बिल्कुल नहीं सुनती, बल्कि वो तो बस उसे भागने के लिए बोल रही होती है। अभी हमारे म्योनसोक अपनी बच्ची डामी की तरफ को देखता है, नोटिस करता है कि उसकी बच्ची डामी भी बहुत ज्यादा डर चुकी होती है और वो ठीक से भाग भी नहीं पा रही होती। चीज को देखते हुए हमारे म्योनसोक के मन में कुछ ना कुछ तो आता है। वो अचानक से काफी ज्यादा जोश में आ चुका होता है और वो अचानक से आगे भागता भागता बीच में रुक जाता है और पीछे की तरफ को मुड़ जाता है। ये चीज वहाँ पर हमारी डामी भी देख रही होती है, लेकिन हम देखते कि हमारा म्योनसोक वहाँ पर रुकने के साथ ही अचानक से पीछे की तरफ को जंप करता है और काफी तगड़ा सा पंच उस मोस्टर की तरफ को ले जाने लगता है। तो एक तरफ तो हमारा म्योनसोक उस ज़ॉम्बी से फाइट करने के लिए जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ को हमारी कैप्टन चा बोलती कि हमने इसे स्टोरेज की चारों तरफ में बैरिकेड लगा रखी है, इसलिए अगर मैं इन सभी को लेकर अंदर की तरफ को चली जाती हूँ तो मुझे अंदर जाने के बाद में थोड़ा सा टाइम मिल सकता है, क्योंकि ये ज़ॉम्बी इतनी जल्दी इन बैरिकेड को नहीं तोड़ सकता। कैप्टन चा इतना बोलते हुए सामने की तरफ को लगातार भागते हुए जा रही होती है, लेकिन तभी अचानक से वो किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। हमें दिखाया था कि स्टोरेज के मिरर के पास में काफी सारे सर्वाइवर खड़े होते हैं। इस चीज को देखते हुए कैप्टन चा बोलती कि आखिर सभी लोग अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन सभी को तो बेसमेंट में चले जाना चाहिए था। कैप्टन चा इतना बोलते उन सभी लोगों को देख रही होती है, जिनमें काफी सारे बच्चे भी होते हैं और वो सभी बच्चे उस मोस्टर को देखकर बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं। अब इसी चीज को देखते हुए हमारी कैप्टन चा अचानक से वहाँ पर अपने आप को रोकती है और पीछे की तरफ को मुड़ते हुए अपने आर्मी ऑफिसर को बोलती, ठीक है फिर मैं इस ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, जब तक तुम यहाँ पर इन सभी लोगों को लेकर नीचे की तरफ को चले जाओ। कैप्टन चा इतना बोलते हुए पीछे की तरफ को मुड़ती है और वो नोटिस करती है कि वहाँ पर हमारा म्योनसोक गायब हो चुका है और इस वक्त वहाँ पर बस अकेली डामी खड़ी होती है। ये चीज देखते हुए कैप्टन चा चिल्लाते हुए बोलती कि तुम्हारे पिता कहाँ गए? अब ऐसे मत बोलना कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ दिया है। सच में तेरे पिता, तेरे डैड इतने ज्यादा कमीने इंसान है। कैप्टन चा हमारे म्योनसोक
मिनसुक के बारे में इतनी सारी बातें बोल रही होती है, लेकिन तभी हमारी डामी एक तरफ को इशारा करते हुए उसे कुछ बोलती है। शायद वो यहाँ पर हमारे मिनसुक की तरफ को इशारा कर रही होती है। ये चीज हमारे कैप्टन चा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, लेकिन तभी उसको अपने बगल में से एक बहुत ही खतरनाक से धमाके की आवाज आती है। ये चीज सुनने के साथ में कैप्टन चा काफी खतरनाक तरीके से डरते हुए उस तरफ को देखने लगती है, और वो जैसे ही उस तरफ को देखती है बिल्कुल तभी हमें यहाँ पर हमारे मिनसुक को अपने पंच को बनाया हुआ दिखाया जा रहा होता है। उसने अपने दोनों हाथों को मिलाते हुए काफी तगड़ा सा पंच बना रखा है। फिर इसी के साथ में हमें दिखाया था कि हमारे मिनसुक वहां से सीधा उस मॉन्स्टर के फेस के ऊपर जाकर लैंड करता है, और उसने अपने पंच को भी उस मॉन्स्टर के सीधा फेस के ऊपर मारा होता है। हमारे मिनसुक के एक ही पंच के साथ में मॉन्स्टर सीधा जमीन पर गिर चुका होता है। इसके अलावा उसका फेस भी पूरी तरीके से बीच में से फट चुका होता है, लेकिन मिनसुक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकता। वो एक पंच मारने के बाद में फिर से अपने पंच को बनाता है। उसके पंच के ऊपर उस मॉन्स्टर का काफी सारा ब्लड लगा होता है, लेकिन वो फिर से वहाँ पर पागलों की तरह उस मॉन्स्टर को मारना चालू कर देता है। मिनसुक जैसे जैसे उस मॉन्स्टर को मारा होता है वैसे वैसे खतरनाक सी आवाजें निकल रही होती है, जो कि दूसरी तरफ से हमारी कैप्टन चा और बाकी सभी लोग सुन रहे होते हैं। यहाँ पर इस वक्त हमारे मिनसुक इतने खतरनाक तरीके से उस ज़ॉम्बी को मारा होता है कि सभी लोग बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं। सभी लोग इतना तो ज़ॉम्बी से नहीं डरे थे जितना कि हमारे मिनसुक ने इनको डरा दिया है। लेकिन अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं हमारे मिनसुक उस मॉन्स्टर को काफी देर तक मारता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर शायद अब मारा जा चुका है। उसके हाथ को देख सकते हैं जो कि वहाँ पर शांति से पड़ा होता है। इसके अलावा हम उसके हाथ के पास में किसी के पैर को देखते हैं। ये पैर और किसी का नहीं बल्कि हमारे मिनसुक का होता है। मिनसुक उस मॉन्स्टर को मारने के बाद में काफी लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। वो लगातार पागलों की तरह उसके ऊपर अटैक कर रहा था, इस वजह से उसकी सांस थोड़ी सी फूल चुकी है। अब हम यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हमारी कैप्टन चा किसी तरफ को जा रही होती है। मैं दिखाया था कि वो हमारे मिनसुक के पास में जाती है, लेकिन वो इस वक्त हमारे मिनसुक को वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पा रही होती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से हमारे मिनसुक सीधा उसको बोलता है कि मुझे माफ कर देना। कैप्टन चा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर सॉरी क्यों बोल रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे मिनसुक यहाँ पर कैप्टन चा को नहीं बल्कि अपनी बच्ची डामी को सॉरी बोलता है कि डामी मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था और मैंने उस प्रॉमिस को तोड़ दिया है। मिनसुक बोलता है कि बात यह है कि मैं बस थोड़ा सा डर चुका था, मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे ये मॉन्स्टर तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है, इस वजह से मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाया। मिनसुक इतना बोलता है कि तभी हमारी कैप्टन चा अपनी गन को उठाते हुए उसकी तरफ को पॉइंट कर देती है। इस वक्त हमारी कैप्टन चा काफी ज्यादा डर चुकी है और वो डरते हुए मिनसुक को बोलती कि आखिर तुम हो कौन। कैप्टन चा की इस बात को सुनकर हमारे मिनसुक एक अजीब सी स्टाइलिश सी पोज में खड़ा हो जाता है। फिर स्लो मोशन में अपने हाथ को ऊपर की तरफ को ले जाते हुए अपने गोगल को पकड़ता है और अपने गोगल को निकालते हुए वो बोलने लगता है। बोलता है कि मेरा नाम मिनसुक रियो है और मैं डामी का पिता हूँ। और इसके अलावा मिनसुक जब ये सारी चीजें बोल रहा होता है तब डामी मन में बोलती कि नहीं पिताजी यहीं पर रुक जाओ, प्लीज कुछ मत बोलो, प्लीज आपको अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखना चाहिए, आप इन सभी को नहीं बता सकती कि आपके पास में पावर है। हमारी डामी इतना कुछ मन में सोच रहे थे, लेकिन तभी दूसरी तरफ से मिनसुक रियो बोलता मैं एक ज़ॉम्बी मतलब की ज़ॉम्बी एक्सपर्ट हूँ। ये वाली चीज हमारे मिनसुक ने काफी ज्यादा स्टाइलिश तरीके से बोली होती है। ये सुनकर हमारी कैप्टन चा दूसरी तरफ से बोलती कि तुमने अभी क्या बकवास बात बोली। मिनसुक बोलता है कि मैं ज़ॉम्बी के आउटब्रेक को फॉलो करता हूँ और मैं इन ज़ॉम्बीज़ को काफी लंबे समय से एनालाइज भी कर रहा हूँ, इनकी काफी सारी वीकनेस के बारे में भी पता है, और इसी वजह से मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मेरी सारी नॉलेज तुम सभी के काम आ पाई है और मैं किसी तरीके से तुम्हारी सबकी मदद कर पाया और मैं आगे भी इसी तरीके से तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मिनसुक ये वाली बात स्माइल करते हुए बोल रहा था और वहीं दूसरी तरफ से हमारी कैप्टन चा भी उसको देखते हुए स्माइल कर रही होती है और बोलती कि अच्छा ऐसी बात। इतना बोलती कि तभी अगले सीन में वो अचानक से हमारे मिनसुक की गर्दन के ऊपर अपने डेगर को रख देती है। इस वक्त मेरी पूरी नजर उसके डेगर की तरफ है, मैं कहीं और नहीं देख रहा हूँ और आप सभी को भी बस उसके डेगर की तरफ को ही देखना चाहिए। तो अब अचानक से हमारी डामी बोलती कि मैम आप ही क्या कर रही है, आपको रुक जाना चाहिए, एक बार आपको मेरे पिताजी की बातें सुननी चाहिए। कैप्टन चा मिनसुक को बोलती मुझे बताओ कि आखिर तुमने इस मॉन्स्टर को कैसे मार दिया। ये मॉन्स्टर जिसके ऊपर हमारी बुलेट्स भी काम नहीं कर रही थी, तुमने उसको अपने हाथों से मार दिया और इसके अलावा तुम्हारी ये आंखें, आखिर तुम्हारी आंखों का कलर इतना लाल क्यों है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर एक बात के बारे में जानना चाहती हूँ। कैप्टन चा सवाल पूछ रही है, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस सवाल पूछते पूछते हमारे मिनसुक की काफी ज्यादा करीब आ चुकी है। मिनसुक के इतना करीब जाने के बाद में उससे बोलती कि मुझे बताओ क्या तुम सच में कोई एक इंसान हो या फिर तुम भी एक ज़ॉम्बी हो। तब हमारे मिनसुक सारी बातें सुनकर बोलता है कि नहीं तुम गलत बोल रही हो, ये जो बुलेट थी ये यहाँ पर ज़ॉम्बी के ऊपर काम कर रही थी। कैप्टन चा बोलती तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। मिनसुक बोलता है कि इसकी बॉडी देखो कितनी ज्यादा घायल हो चुकी है, ये तो बस लगभग खत्म ही होने वाला था और मैंने बस इसके ऊपर आखिर के कुछ अटैक करके इसको खत्म कर दिया। मिनसुक बोलता है कि ये जो ज़ॉम्बी ये एक ईटर है, मतलब कि ये दो ज़ॉम्बी से मिलकर बना है, ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है, इसका डिफेंस भी बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, पर फिर भी इसकी भी एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है, इसका जो है मतलब कि इसकी जो चेन है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है क्योंकि वहीं से इसका फ्यूजन स्टार्ट हुआ होता है। ये सब कुछ बोलने के बाद में मिनसुक मन में बोलता है कि हाँ इसकी एक कमजोरी तो है, लेकिन इसकी जो से भी इसको मारने के लिए तुम्हें कम से कम एक स्लेज हैमर जितनी ताकत की जरूरत पड़ेगी। अब दूसरी तरफ से हमारी कैप्टन चा हमारे मिनसुक की तरफ को देखते हुए बोलती कि आखिर तुम्हारी आंखों का कलर ऐसा क्यों है। मिनसुक बोलता कि ये तो नॉर्मल सी बात है, ये बस मेलानिन की कमी है और तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से मुझे अपनी आंखों को कवर करके रखना पड़ता है क्योंकि तुम जैसे लोगों को लगता है कि जैसे मैं भी एक ज़ॉम्बी हूँ। तो मिनसुक की सारी बातें बोल देने के बाद में उससे पूछता है कि तो मुझे बताओ कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं सच में एक ज़ॉम्बी हूँ। तो मिनसुक की सारी बातें बोल देने के बाद तो हमारी कैप्टन वहाँ पर उसे कुछ नहीं बोल पाती, वो बस सोच रही कि आखिर वो इसे क्या जवाब दे। उसे पता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पर फिर भी यहाँ पर हमारी हंसो को कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन तभी वहाँ पर हमारी डामी भी आती जो कि कैप्टन चा को पीछे करने लगती है और वो अब डामी के बारे में सोचते हुए बोलती कि आखिर एक ज़ॉम्बी अपनी बच्ची को इस तरीके से क्यों बचाएगा, कोई अगर ज़ॉम्बी
होता तो वो अपनी बच्ची को ही खा जाता। तो सारी बातें सोचते हुए कैप्टन चा वहाँ से घूमते और बोलते ठीक है फिर इस बार के लिए तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। कैप्टन चा इन दोनों को बोलते ठीक है फिर तुम दोनों अंदर की तरफ को आ सकते हो, पर मिस्टर एक्सपर्ट तुम ध्यान रखना कि मेरी आंखें हमेशा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। तो कैप्टन चा इस वक्त सच में हमारे मिनसुक के ऊपर काफी ज्यादा शक कर रही है, पर फिर भी यहाँ पर हमारे मिनसुक को कुछ नहीं बोल सकती। तो अब कैप्टन चा यहाँ से जाते हुए अपने जितने भी सोल्जर थे उनको देख रही होती जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती और वो सारे मारे जा चुके होते हैं। फिर तभी डी मार्ट के अंदर से दो सोल्जर उसकी तरफ को भागते हुए आते हैं और पूछते हैं कि कैप्टन चा क्या आप ठीक तो है ना। उनकी इस बात को सुनने के साथ ही कैप्टन चा एक ऑफिसर के पैर के ऊपर तगड़ी सी किक मारती है और बोलती कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया था कि इमरजेंसी के टाइम पर जितने भी सिविलियन है उनको अंडरग्राउंड में ले जाना, आखिर तुम में से किसी ने भी मेरे ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं किया। एक बंदा बोलता है कि मैम हमें माफ कर देना, अचानक से यहाँ पर अटैक हो गया था जिस वजह से हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। कैप्टन चाप बोलते कि कमीने क्या होता कि अगर ये मोस्टर यहाँ पर मरता नहीं, अगर वो नहीं मरता तो फिर हमारे सारे के सारे सिविलियन मारे जाते। कैप्टन चाप इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होती, वो बोलती कि कमीने अगर तूने फिर से एक और बार ऐसी कोई गलती करी तो अगली बार तुझे कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि मैं खुद मार दूंगी। इतना बोलते कैप्टन चाप वहाँ से चली जाती है और वो ऑफिसर भी चिल्लाते हुए बोलता है ठीक है मैम मैं समझ गया, लेकिन वहीं जो पीछे की तरफ को एक और ऑफिसर होता है जिसको कि हमारी कैप्टन चाप ने मारा होता है वो शायद उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और इस वजह से मुझे लगता है कि फ्यूचर में कभी ना कभी तो इसका बदला जरूर लेगा। तब यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है, हमें यहाँ पर इस ए मार्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर काफी बड़ा सा एरिया होता है जिसके अंदर काफी सारी फैमिलीज अपनी अपनी जगह पर बैठी होती है और उन्हीं सब में से एक जगह पर हमारे म्योनसोक और साथ में डामी होते हैं। डामी बोलती कि चलो अच्छी बात है सब कुछ ठीक से हो गया। म्योनसोक बोलता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। डामी बोलती कि आप इतनी हरकतें करने के बाद में भी अभी तक पकड़े नहीं गए, आप तो सच में झूठ बोलने में बहुत ही ज्यादा माहिर हो चुके हो, पर फिर भी मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे तो लगा था कि आज तो हम पकड़े जाने वाले हैं। म्योनसोक बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, अगर हम पकड़े भी जाते तो भी वो इतनी बुरी नहीं है जो हमारे साथ में कुछ कर दे। ये सुनकर डामी बोलती कि क्या आप उस लड़की को पहले से जानते हो। म्योनसोक इसका जवाब बिल्कुल नहीं दे पाता क्योंकि वो यहाँ पर हमारी कैप्टन चा को जानता तो है, लेकिन ये सब कुछ उसकी पिछली लाइफ के अंदर था, मतलब अब तक की कई लाइफ के अंदर कैप्टन चा से मिलता है, उसके साथ में काम करता है। इसी वजह से म्योनसोक को कैप्टन चा के बारे में काफी सारी चीजें पता है। अब तभी हमारी डामी पूछती कि वैसे पिताजी आखिर आपने इतना अच्छे से झूठ बोलना कैसे सीखा, आखिर कौन आपको ऐसी ट्रेनिंग दे रहा है। म्योनसोक तो बोलता है कि ये सब कुछ मैंने तुमसे सीखा है। डामी बोलती कि नहीं ये तो मैं सिखा ही नहीं सकती। म्योनसोक उसकी तरफ को देखता है और बोलता है कि नहीं मेरी बच्ची डामी ये सब कुछ सच में तुमने मुझे सिखाया है। ये सब कुछ भी हमारे म्योनसोक ने अपनी बाकी की जो भी लाइफ थी उन सभी के अंदर सीखा था। वो जब जब अपनी बच्ची के साथ में अकेला होता तब तब वो रात भर बातें किया करते और उसी वक्त हमारी डामी काफी सारी चीजें म्योनसोक को बताती थी। म्योनसोक खड़ा होने लगता है और बोलता है कि डामी तुम यहीं पर रहना, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा खाना लेकर आता हूँ। म्योनसोक वहाँ से जाने लगता है लेकिन डामी अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। वो सोच रही थी कि आखिर मैंने पिताजी को कब सिखा दिया, मुझे तो सच में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और वही हमारे म्योनसोक उसको बस देख के जा रहा होता है, उसको पता है वो अपनी बच्ची को सारी बातें बता भी दे तो भी वो इस बात पर यकीन नहीं करेगी, इस वजह से यहाँ पर उसे कुछ नहीं बोलता। लेकिन तभी हमें अचानक से हल्के से पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर हम किसी को एक चश्मा पकड़े हुए देखते हैं और हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि हमारी डामी है। और डामी अपने उस चश्मे को अपने पिताजी को देते हुए बोलती कि आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप इसको कभी नहीं उतारोगे और आप अपनी अजीब सी पावर्स के बारे में भी किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि अगर लोगों को आपकी पावर के बारे में पता चलता है तो उन्हें आपसे डर लगने लग जाएगा। तो इसलिए पिताजी मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप कभी भी इन सब चीजों के बारे में किसी को नहीं बताओगे। तो ये सब कुछ हमारे पास्ट के लगभग कुछ दिनों पहले के सीन होते हैं। तब हम फिर से प्रेजेंट का सीन देखते हैं। हमारा म्योनसोक यहाँ पर ए मार्ट के अंदर जहाँ पर खाना मिलता है वहाँ से खाना लेने जाता है और जो भी जरूरत की सामान थी वो सब कुछ लेता है और वहीं आते आते वो रास्ते में कई सारे लोगों से बात करते हुए अपनी आंखों के बारे में बता रहा होता है ताकि वो लोगों के शक को पहले से दूर कर सके। हमारा म्योनसोक बस चाहता है कि कोई भी यहाँ पर उससे बिल्कुल न डरे, जिससे कि वो बड़ी आसानी के साथ में यहाँ पर अपनी बच्ची के साथ में रह सके। अब हमारा म्योनसोक खाना लेने के साथ ही अपनी बच्ची के पास में पहुंचता है, लेकिन जैसे वहाँ पर आता है वो देखता है डामी वहाँ पर सो चुकी होती है। इस वजह से म्योनसोक बड़ी प्यार से उसको ऊपर से कवर कर देता है और फिर तभी काफी गुस्से में अपने आप से बात करता है और पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर अचानक से मुझे एक हफ्ते पहले इतनी सारी पावर कैसे मिल चुकी है। इतनी पावर मिलने के बाद में भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पावर तो मुझे शुरू से मिली हुई थी पर मैं इसको कभी भी ठीक से यूज नहीं कर पा रहा था। म्योनसोक बोलते कि सबसे अजीब बात तो ये है कि ये जो ज़ॉम्बी ये भी अब काफी तेजी के साथ में यहाँ पर आ रहे हैं, इनकी पावर भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस तरीके की चीज मैंने आज से पहले कभी भी अपनी किसी भी लाइफ के अंदर नहीं देखी थी, इसी वजह से मुझे सब कुछ काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। म्योनसोक बोलता है कि मुझे लगता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि मेरी पावर बढ़ चुकी है, मैं पूरी तरीके से बदल चुका हूँ, इस वजह से सभी ज़ॉम्बी शायद मेरा पीछा कर रहे हैं। तो म्योनसोक जैसे ये चीज बोलता है बिल्कुल तभी हमारा सीन चेंज होता है। हमें यहाँ पर इस ए मार्ट को थोड़ी सी दूरी से दिखाया जा रहा होता है और हमें दिखाया था कि एक ज़ॉम्बी बिल्कुल उसी तरफ को देख रहा होता है और वो ज़ॉम्बी सच में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। तो वो ज़ॉम्बी एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा होकर वहाँ पर उस ए मार्ट की तरफ को देख रहा होता है और ये चीज ए मार्ट के अंदर से हमारे म्योनसोक को भी फील हो जाती है। वो फील कर पा रहा होता है कि वहाँ पर बस एक नहीं बल्कि काफी सारे काफी खतरनाक ज़ॉम्बीज आ चुके होते हैं जो कि बस उसी का पीछा कर रहे होते हैं। अब हमें अचानक से दिखाया था कि ये ज़ॉम्बी काफी ज्यादा गुस्से में किसी के ऊपर चिल्लाने लगता है, वो किसी को काफी खतरनाक तरीके से घूरते हुए देख रहा होता है और फिर तभी हमें वहाँ पर अचानक से हमारे म्योनसोक को दिखाया जाता है। तब म्योनसोक यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सी चेयर को लेकर वहाँ पर पहुंच चुका होता है और वहाँ पर आते ही वो बोलता है कि क्या यहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं, अगर कोई नहीं आया तो फिर उसको भी लेकर आ जाना। इतना बोलते वो अपनी उस सीढ़ी को नीचे की तरफ को रखता है और वो इस वक्त सच में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा
रहा होता है। उसकी बॉडी, उसकी मसल तो सच में काफी खतरनाक लग रही है। लेकिन वो वहाँ पर सामने उन सभी ज़ॉम्बीज़ को देखते हुए बोलते कि क्या हुआ कमीनो, आखिर तुम इस तरीके से इंतजार क्यों कर रहे हो, आओ और जल्दी से मेरे ऊपर अटैक करो। मिनसोक इतना बोलते बोलते अपनी उस सीढ़ी को ऊपर की तरफ को उठाता और फिर एक ही झटके में उसको बीच में से अलग कर देता है। वो बोलता है कि कमीनो जल्दी से आ जाओ, मुझे तुम सभी को मार के जल्दी से जाना है और जाकर अपनी बच्ची के लिए खाना तैयार करना है। तो मिनसोक जैसी चीज बोलता है बिल्कुल तभी उन ज़ॉम्बी के अंदर वो जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आते हैं, उसके ऊपर अटैक करने लगता है। उसको अटैक करता हुआ देखकर उसके जो बाकी के सभी ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो भी उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी हमें यहाँ पर एक ज़ॉम्बी के सर को फटता हुआ दिखाया जाता है और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमारा मिनसोक भी पागलों की तरह इन सभी ज़ॉम्बीज़ को मारना चालू कर देता है। तो बिना रुके लगातार नॉर्मल सी सीढ़ियों को यूज करते हुए एक एक ज़ॉम्बी के सर को फाड़ रहा होता है। ज़ॉम्बीज़ पूरी जान लगाकर मिनसोक के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं पर वो हमारे मिनसोक के सामने कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी मॉन्स्टर उसके पीछे से अटैक करते हुए उसके हाथ को पूरी तरीके से अलग कर देता है। अब मिनसोक का एक हाथ पूरी तरीके से कट चुका है, लेकिन हमारा मिनसोक उस ज़ॉम्बी के फेस के ऊपर एक तगड़ी सी किक मारता है। मिनसोक की किक पड़ती है वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। इसका फायदा उठाते हुए हमारा मिनसोक उसके ऊपर की तरफ को जाता है और फिर तभी अचानक से वहाँ पर कुछ अजीब सा होता है। हमें दिखाया था कि वहाँ पर एक काफी अजीब सा हाथ धीरे धीरे करके ग्रो करने लग जाता है और हमें पता चलता है कि यह हाथ और किसी का नहीं बल्कि हमारे मिनसोक का होता है। मतलब कि मिनसोक के पास में ज़ॉम्बी की पावर के साथ साथ एक रीजनरेशन की भी पावर आ चुकी है। तब यहाँ पर अपने हाथ को फिर से ग्रो करने के बाद में मिनसोक वहाँ पर उस तगड़े से ज़ॉम्बी के फेस के ऊपर खतरनाक सा पंच मारता है। इसे एक ही अटैक के साथ में वो ज़ॉम्बी वहाँ पर खत्म हो चुका होता है। लेकिन तब यहाँ पर एक और दूसरा ज़ॉम्बी आता है जो कि काफी ज्यादा लंबा सा और काफी ज्यादा ऊंचा होता है। उसके अजीब अजीब से लगभग 3-4 फेस निकल रखे होते हैं और उनके मुंह के अंदर से भी एक अजीब सी एनर्जी निकलती है जो कि सीधा मिनसोक के ऊपर जाकर गिरती है। जैसे कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है पर तभी उस ब्लास्ट के अंदर से हमारा मिनसोक सीधा ऊपर की तरफ को जंप करता हो जाता है और काफी तेजी के साथ में उस लंबे से ज़ॉम्बी को चारों तरफ से कट करते हुए नीचे की तरफ को खतरनाक सी लैंडिंग करता है। इसी के साथ में उसकी जो भी सीढ़ियां थी वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है पर मिनसोक यहाँ पर बिना तैयारी के नहीं आया है बल्कि उसने अपने पीछे की तरफ को और जो छोटे छोटे वेपन को रख रखा होता है। मिनसोक अपने उन दोनों वेपन्स को निकालता है और फिर तभी हम यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ को अलग अलग तरीके से कटता हुआ देख रहे होते हैं। इन सभी को और कोई नहीं बल्कि हमारे मिनसोक पागलों की तरह काटे जा रहा होता है और वो उन सभी ज़ॉम्बीज़ को काट देने के बाद में इनका जो बॉस मॉन्स्टर है उनके भी पास में पहुंच चुका होता है। तो वो बॉस मॉन्स्टर हमारे मिनसोक से काफी ज्यादा डर चुका होता है, इसी वजह से वो पीछे की तरफ को भाग रहा होता है। लेकिन हमारा मिनसोक भी उसके करीब पहुंचता जा रहा है, इस वजह से वो मॉन्स्टर अचानक से एक जगह पर रुकता है। लेकिन तभी हमारा मिनसोक ऊपर की तरफ से सीधा उसके फेस के ऊपर किक मारता है जिससे कि वो ज़ॉम्बी सीधा जमीन पर जाकर बैठता है और इस बार तो उसकी चीखें भी निकल चुकी होती है। वो काफी खतरनाक तरीके से मिनसोक के ऊपर चिल्ला रहा होता है। लेकिन उसकी इतनी खतरनाक चीख को सुनते हुए हमारा मिनसोक उसकी गर्दन को बीच में से अलग कर देता है और इस वक्त मिनसोक उसके ऊपर ये वाला अटैक करते हुए काफी खतरनाक लग रहा होता है। वो सच में बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी होता है। लेकिन अब इसी के साथ में हमारा सीन चेंज होता है। अब हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जा रहा होता है। तब यहाँ पर हमारी प्यारी डामी को देखते हैं जो कि लंबी गहरी नींद लेने के बाद में फाइनली यहाँ पर उठ चुकी होती है। उठने के साथ ही प्यारी डामी हमें काफी अच्छे अच्छे क्यूट पोज भी दिखाती है। लेकिन अब यहाँ पर अच्छे से अंगड़ाई लेने के बाद में डामी किसी तरफ को देख रही होती है। हमें दिखाया था कि डामी अपने पिताजी की तरफ को देख रही होती है। उसके पिता मतलब कि मिनसोक यहाँ पर उसके लिए खाना लेकर आए होते हैं। मतलब ये बंदर रात को हैवानों की तरह ज़ॉम्बीज़ को मार रहा था और अब ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ भी नहीं है। मिनसोक ने अपनी बच्ची डामी के लिए खाने को अच्छे से सजा दिया होता है और बोलता है कि मेरी बच्ची डामी, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही है क्योंकि तुम रात को भी बिना खाना खाए सो गई थी, तो इसलिए तुम अब खाना चालू करो। अपने पिता को ऐसे देखकर डामी तो पूरी तरीके से चौंक चुकी होती है। वो बस लगातार अपने पिता की तरफ कोई देखते जा रही होती है और फिर बस एक हल्की सी स्माइल के साथ में बोलती ठीक है फिर मैं अभी खाना चालू करती हूँ। तो हमारी डामी की इतना बोलते हमारा सीन चेंज होता है। हमें इस एमार्ट के अंदर ही एक रूम का सीन दिखाया जाता है जो कि हमारी कैप्टन चा का ऑफिस होता है। उस रूम के अंदर हम देख सकते हैं एक ऑफिसर कैप्टन चा के पास में आता है और बोलता है मैम क्या आपने भी 1 से लेकर 5 बजे के बीच में खतरनाक सी आवाजें सुनी थी? कैप्टन चा बोलते कि हाँ अजीब अजीब आवाजें तो आ रही थी। ऑफिसर फिर बोलता है कि बात यह कि उन आवाजों को सुनने के बाद में हम उस तरफ को देखने भी गए, लेकिन जब हम वहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की लाशें बिछी पड़ी थी। ये सुनकर कैप्टन चा गुस्सा हो जाती है और बोलती कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है? हम बोलना चाहते कि उन सभी ज़ॉम्बीज़ ने आपस में एक दूसरे को मार दिया है। ऑफिसर बोलता है कि मैम इसके बारे में मैं खुद भी कुछ नहीं जानता, पर मैंने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ऑफिसर की इन सभी बातों को सुनकर कैप्टन चा काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है। वो सोच रही होती कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, 4 घंटों के अंदर अंदर इतने सारे ज़ॉम्बीज़ कैसे मर सकते हैं। इतना सोचने के बाद में कैप्टन चा अपने पास में पड़े हुए एक डिवाइस की तरफ को देख रही होती है। ऐसा लगता है कि जैसे रेडियो या फिर कोई कैमरा हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कैप्टन चा उस ऑफिसर को बोलती कि ठीक है फिर सभी लोगों को तैयार करो। ऑफिसर बोलते कि पर आखिर हमें ऐसा क्यों करना है? कैप्टन चा बोलते हम यहाँ पर इस मार्ट को छोड़कर जाने वाले हैं, हम यहाँ पर एक एस्केप का मिशन चलाने वाले हैं, हमें जल्दी से जल्दी दूसरी लोकेशन पर जाना होगा। तो हमारी कैप्टन चा के इतना बोलते हमारा सीन यहाँ पर चेंज होता है। हम एक बंदे को देखते हैं जो कि मिरर के ऊपर फेस को रखकर बाहर की तरफ को देख रहा होता है और बोलता है ये तो बिल्कुल सच बात है, बाहर मुझे एक भी ज़ॉम्बी दिखाई नहीं दे रहा है। उस बंदे की बातें सुनकर सभी लोग भी उस तरफ को देखने लगते हैं और वो बाहर देखने के बाद ही बोलते कि तुम तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, यहाँ पर तो एक भी ज़ॉम्बी सच में दिखाई नहीं दे रहा और ना ही बाहर से कोई आवाज आ रही है। ये सब कुछ सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते कि फाइनली सभी ज़ॉम्बीज़ जा चुके हैं, अब हम अच्छे से अपनी लाइफ जी सकते हैं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये चीज हमारी डामी भी देखती है और वो बोलती पिताजी ऐसा लगता है कि जैसे ज़ॉम्बी सच में अब जा चुके हैं।
चुके हैं। डामी की इस बात को सुनने के बाद भी हमारे म्योनसुक तो उसके सर के ऊपर एक छोटे से हेलमेट को पहना देता है, जो कि शायद कंस्ट्रक्शन वर्क वाला हेलमेट होता है। हेलमेट पहनाने के बाद में म्योनसुक बोलता है कि डामी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम इस हेलमेट को बिल्कुल भी नहीं उतारोगी। डामी को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन हम उस वक्त देख रहे होते कि पीछे की तरफ से हमारी कैप्टन चा भी वहाँ पर आ चुकी होती है और वहाँ पर आने के साथ में सभी लोगों को अपनी तरफ देखने के लिए बोलती है। सभी लोग उसकी तरफ को देख भी रहे होते हैं। कैप्टन चा बोलती कि आज पता नहीं अचानक से कैसे सारे के सारे ज़ॉम्बी मारे जा चुके हैं और इस चीज को हमने अच्छे से कंफर्म भी कर लिया है। कैप्टन चा की इस बात को सुनकर तो वहाँ पर सभी लोग नाचने गाने लग जाते हैं। वो सभी लोग सच में काफी ज्यादा खुश हो चुके हैं। तब कैप्टन चा बोलती कि अब जब तुम सभी को पता है कि सारे ज़ॉम्बी मारे जा चुके हैं, तो मैं तुम सभी को बोलना चाहती हूँ कि अब हम यहाँ पर इस जगह को छोड़कर यहाँ से जाने वाले हैं। यहाँ से जाने की बात सुनने के साथ में सभी लोग तो पूरी तरीके से खामोश रह जाते हैं। इनमें से कोई भी जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता। अब कैप्टन चा बोलती 3 दिन पहले हमारा रेडियो बंद हो गया था, पर उसके बंद होने से पहले हमने किसी दूसरी यूनिट के साथ में कॉन्टेक्ट कर लिया था और वो जो आर्मी का दूसरा यूनिट है वो सबसे आखिरी बचा हुआ ब्रिगेड है जो कि गियोंगी एरिया के अंदर है। उनके पास में सबसे ज्यादा अच्छी बैटल फोर्स बची हुई है और सबसे ज्यादा जरूरी चीज वो सिविलियंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये सारी बातें सुनकर वो लोग चिल्लाने लगते हैं और बोलते कि बस एक रेडियो की आवाज सुनने के साथ में तुम पागल हो चुके हो। बस एक रेडियो के मैसेज की वजह से तुम हमें यहाँ से निकालकर दूसरी जगह ले जाने वाले हो। कैप्टन चाप बोलते तुम सभी लोग चिंता मत करो, रेडियो की दूसरी तरफ को जिस बंदे से मैंने बात करी मैं उसको काफी अच्छे से जानती हूँ। उस बंदे का कोड नेम ब्लू हॉक है और वो इतना खतरनाक बंदा है कि उसके ऊपर तुम बड़ी आसानी के साथ में भरोसा कर सकते हो। तो अब यहाँ पर इन सभी लोगों को अब तो और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो बोलते कि लगभग 3 दिन पहले रेडियो बंद हो चुका है, हमें नहीं पता कि आखिर वो सभी लोग अभी जिंदा या फिर वो मर चुके हैं, पर फिर भी तुम हमें यहाँ से निकालकर उनके पास में ले जाना चाहती हो। कैप्टन चाप बोलती कि हमें यहाँ से जाना होगा, अगर वो सभी ज़ॉम्बीज़ वापस आते तो फिर हम यहाँ पर नहीं बच पाएंगे। वो सभी लोग अभी भी यहाँ पर हमारी कैप्टन चा की बातों को नहीं मान रहे होते हैं। वो तो बोलते कि शायद यहाँ पर ज़ॉम्बी कभी वापस आए भी ना और शायद हम यहाँ पर काफी अच्छे से जी सकते हैं। उनकी बातें सुनकर हमारी कैप्टन चा उसको कुछ भी नहीं बोल पाती और वो बंदा तो अब इनके और भी ज्यादा सर पे चढ़ने लगता है। वो तो हमारी कैप्टन चा को सुनाने लग जाता है, बोलता है कि तुम सच में यहाँ पर कितना ज्यादा इमोशनल डिसीजन ले रही हो। अगर तुम्हारी जगह कोई आदमी होता तो फिर वो यहाँ से जाने की बात बिल्कुल नहीं बोलता। हमारी कैप्टन चा ये वाली बात सुनकर गुस्सा हो जाती। वो बोलती कि कमीने तू शायद ज्यादा ही मुंह चला रहा है। कैप्टन चा इतना बोलती कि तभी हम किसी बंदे को आगे की तरफ को आता हुआ देख रहे होते हैं और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा योनसोक होता है। योनसोक आगे बढ़ते हुए बोलता है कि वो सभी ज़ॉम्बीज़ वापस आ सकते हैं और वो आ सकते नहीं बल्कि वो जरूर वापस आएंगे। वो लोग बोलते कि कमीना आखिर तुझे कैसे पता कि वो सभी लोग वापस आ सकते हैं। ये सुनकर हमारी कैप्टन चा उन्हें बोलते कि ये एक ज़ॉम्बी एक्सपर्ट है। ज़ॉम्बी एक्सपर्ट का नाम सुनने के साथ में तो वो बंदे पूरी तरीके से खामोश रह जाते हैं। वो हमारे म्योनसुक को कुछ भी नहीं बोल पाते। तभी वो बंदा हमारे म्योनसुक को एक ज़ॉम्बी की तरह इमेजिन कर रहा होता है और हमारा ये ज़ॉम्बी उसको बोल रहा होता है कि अगर तुम यहीं पर रहोगे तो फिर तुम मेरे लिए चारा बन जाओगे, इसलिए अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो फिर यहाँ से निकलना होगा। ये सब कुछ सुनकर तो उस बंदे की फट चुकी होती है और हमारे म्योनसुक उसे बोलता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। इतना बोलते म्योनसुक आगे जा चुका था और उस बंदे की तो यहाँ पर काफी ज्यादा फट चुकी होती है। उसकी तो सांसें लंबी लंबी चल रही होती है। लेकिन अब दूसरी तरफ को हमारे म्योनसुक बोलता है कि मैं तुम सभी लोगों की जिंदा रहने की तो कोई गारंटी नहीं दे सकता। ये सुनकर कुछ लोग गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन हमारा म्योनसुक बोलता है अच्छा चलो ठीक है, फिर मुझे तुमसे कुछ पूछने दो। तुम लोगों ने बोला कि तुम इन सभी सोल्जर को फॉलो नहीं करना चाहते, पर तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम इन सभी सोल्जर के बिना यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो? म्योनसुक की इस बात को सुनकर तो सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। सभी लोग काफी ज्यादा खामोश हो चुके होते हैं। फिर उनमें से कुछ लोग बोलने लगते हैं कि मुझे लगता है कि शायद कैप्टन चा बिल्कुल ठीक बोल रही है। अभी दूसरे बंदे भी बोलते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, अगर ये सोल्जर नहीं होते तो फिर हम अब तक मर चुके होते। अब कई सारे लोगों में जोश आने लगता है। वो सभी के सभी हमारे म्योनसुक की बातों में आने लगते हैं और वो अब सभी के सभी जोर जोर से चीयर करने लगते हैं और बोलते हैं ठीक है हम सभी सोल्जर को फॉलो करेंगे। इन सभी लोगों को इतनी जल्दी बदलता हुआ देखकर तो कैप्टन चा को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो तो सोच रही थी कि आखिर ये बंदा क्या चीज है, आखिर इसने इन सभी के दिमाग को कैसे बदल दिया। कैप्टन चा अपनी आंखों को टेढ़ा करते हुए हमारे म्योनसुक की तरफ को देखने लगती है और मन में बोलती कि आखिर ये बंदा है कौन, ये बंदा इन सभी लोगों को इतनी जल्दी कैसे मना पाया। कैप्टन चा इतना कुछ मन में सोच रही होती, तभी हमारा म्योनसुक उसे बोलता है कि अरे तुम मुझे अब थैंक यू मत बोल देना। म्योनसुक इतना बोलते हुए याद करता है कि एक बार वो इन सभी लोगों के साथ में यहाँ पर रुक चुका है और उस वक्त उन सभी लोगों में से कई लोगों ने यहाँ पर एक दूसरे को मारना चालू कर दिया था। इसी वजह से वो ये सारी चीजें वापस नहीं होने देना चाहता। तो अब म्योनसुक कैप्टन चा को बोलता है कि ठीक है, फिर मैं जितना कर सकता था मैंने उतना आपके लिए कर दिया और अब मैं और मेरी बेटी को जिंदा रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। म्योनसुक बोलता है कैप्टन चा अगर आप हमें लीड करती तो फिर हमें पक्का पता है कि आप हमें जिंदा बचा लेंगी और बस आप ही हमें दूसरी यूनिट तक बिल्कुल सेफ पहुंचा सकती हो। म्योनसुक की इतनी इमोशनल बातों को सुनकर हमारी कैप्टन चा तो पूरी तरीके से खामोश रह जाती है और वो फिर अचानक से शांत होते हुए काफी जोश में आते हुए सभी को चिल्लाते हुए बोलती मैं कैप्टन हायरी चा तुम सभी से वादा करती हूँ कि मैं तुम सभी लोगों को अगली लोकेशन पर बिल्कुल सही सलामत पहुंचा दूंगी। हमारी कैप्टन चा के इतना बोल देने के साथ ही हम देखते हैं सभी लोग गाड़ियों में और बसों में भर भर कर वहाँ से निकलना चालू करते हैं। पूरे रास्ते में उनको एक भी ज़ॉम्बी नहीं मिल रहे होते, इस वजह से वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। अब वो यहाँ पर एक ब्रिज के ऊपर भी पहुंच चुके होते हैं और फिर तभी हम यहाँ पर एक बस के अंदर हमारी डामी को देख सकते हैं। उसके पास में अभी म्योनसुक नहीं होता बल्कि वो अकेली बैठी होती है। तब इसी के साथ में हम वहाँ पर उनके आसपास में काफी सारे सोल्जर्स को देख सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर चारों तरफ से इन सभी सिविलियंस को घेर रखा होता है और यहाँ पर सबसे आगे की तरफ को हमारी कैप्टन चा चल रही होती है। तभी सभी के सभी लगातार आगे बढ़ते उस ब्रिज को भी पार कर लेते हैं। तभी एक ऑफिसर कैप्टन चा को बोलता है कि कैप्टन चा सच में काफी लंबा समय हो गया,
हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इस ब्रिज को भी पार कर पाएंगे। कैप्टन चाव से बोलती कमीने बस तू आगे ध्यान दे। कैप्टन चाव बोलती ये तो बस शुरुआत है, आगे पता नहीं हमारे सामने क्या क्या आ सकता है। कैप्टन चाव इतना सोचती कि तभी अचानक से एक ऑफिसर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैम जरा आगे देखिए, आगे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। उसके इतना बोलने के साथ ही हमें आगे की तरफ को एक टूटे फूटे से ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो कि टेढ़ी मेढ़ी टांगे करते हुए चल रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से वहां पर एक की जगह और भी कई सारे ज़ॉम्बीज आ चुके होते हैं जो कि पागलों की तरह चारों तरफ से भागते हुए आ रहे होते हैं। ज़ॉम्बीज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और वो तेजी के साथ में आगे भी आते जा रहे हैं। तो इन सभी ज़ॉम्बीज को देखते हुए कैप्टन चा सभी को सिग्नल देती है और बोलती ज़ॉम्बीज आ चुके, जल्दी से ऑपरेशन को चालू करो, सभी सिविलियंस को लेकर राइट की तरफ को चले जाओ। कैप्टन चा की इस कमांड को सुनने के साथ में हम देख सकते हैं सभी सिविलियन राइट की तरफ को जा रहे होते हैं और बस एक गाड़ी बिल्कुल लेफ्ट की तरफ को जा रही होती है जिसमें शायद हमारी कैप्टन चा होती है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये जो ज़ॉम्बीज होते हैं ये साउंड के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिस तरफ को इनको ज्यादा साउंड सुनाई देगा ये उसी तरफ को जाएंगे। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए हमारी कैप्टन चा अपनी गाड़ी पे से काफी सारे सामान को नीचे गिरा रही होती है जिनसे साउंड निकल रहा होता है और साउंड को सुनने के साथ में सभी ज़ॉम्बीज उसी तरफ को जाने लग जाते हैं। और फाइनली सारे के सारे ज़ॉम्बीज हमारी कैप्टन चा की गाड़ी को फॉलो करने लग जाते हैं, मतलब कि सिविलियंस पूरी तरीके से सेफ हो चुके हैं। लेकिन अब मुसीबत में हमारी कैप्टन चा फंस चुकी है। अब कैप्टन चा चिल्लाते हुए बोलते हैं ऑफिसर थोड़ा सा और तेज चला, वो ज़ॉम्बीज हमारे पास आ रहे हैं। हम देख भी सकते हैं कि वो ज़ॉम्बी हमारी कैप्टन चा की गाड़ी के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। इस वक्त रास्ता पूरी तरीके से बेकार होने की वजह से वो ऑफिसर इस गाड़ी को ठीक से नहीं चला पा रहा होता। ये चीज देखते हुए हमारी कैप्टन चा ऑफिसर को बोलती कि जल्दी से उस ब्रिज की तरफ को चलो। कैप्टन चा के इतना बोलने के साथ ही हमें उस ब्रिज को दिखाया जा रहा था जो कि पूरी तरीके से टूट रखा होता है। हमारी कैप्टन चा अपने सभी सोल्जर के साथ में उस टूटे फूटे ब्रिज की तरफ को आ चुकी है। शायद वो यहाँ पर इन सभी ज़ॉम्बीज के साथ साथ अपने आप को भी मारना चाहती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि इन ज़ॉम्बीज की एक और कमजोरी है, ये अगर एक तरफ को चार्ज कर देते हैं तो फिर ये उसी तरफ को भागते हुए जाते हैं। इसी चीज का फायदा उठाते हुए कैप्टन चा चिल्लाते हुए अपने ऑफिसर को कमांड देती है। कैप्टन चा की कमांड को सुनने के साथ में वो ऑफिसर काफी तेजी के साथ में वहां से अपनी गाड़ी को साइड में कर लेता है, मतलब कि उसने तेजी के साथ में अपनी गाड़ी को सीधा चलाते हुए बगल में मोड़ दिया होता है। तो वो ज़ॉम्बीज उस गाड़ी को बगल में होता हुआ तो देख रहे होते हैं पर उनकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती कि वो अपने आप को नहीं रोक पाते और इसी वजह से सभी ज़ॉम्बीज आपस में एक दूसरे के ऊपर भिड़ने लग जाते हैं। इसी वजह से कई सारे ज़ॉम्बीज तो नीचे गिर चुके होते हैं और कई सारे तो सीधा उस गाड़ी में भिड़ने लगते हैं। अब जो सबसे पीछे के ज़ॉम्बीज होते हैं वो अपने आप को धीरे करने लगते हैं, वो अपने आप को संभालते हुए उस कैप्टन चा की तरफ को देखने लगते हैं। पर तभी हमें यहाँ पर इन सभी ज़ॉम्बीज की तीसरी एक और कमजोरी के बारे में बताया जाता है और वो ये है कि इन सभी ज़ॉम्बीज को अपने पीछे से आती हुई किसी भी चीज के बारे में पता नहीं चल पाता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए हमें यहाँ पर दिखाया था कि एक रोड रोलर इन सभी ज़ॉम्बीज को पीछे से कुचलना चालू करता है। उस रोड रोलर के अंदर और कोई नहीं बल्कि हमारा म्यूनसोक होता है। तो म्यूनसोक को इन सभी ज़ॉम्बीज की कमजोरी के बारे में पहले से पता था, इस वजह से वो एक रोड रोलर लेकर आ चुका है और इन सभी ज़ॉम्बीज को पीछे से पिचकाता हुआ जा रहा है। हम देख सकते कि हमारा म्यूनसोक इन सभी ज़ॉम्बीज को पागलों की तरह मार रहा होता है। वो सभी ज़ॉम्बीज तो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से हम दो ज़ॉम्बी को आपस में मर्ज होता हुआ देख रहे होते हैं। वो दोनों ज़ॉम्बी आपस में मर्ज होते खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और इसके अलावा उनका साइज भी बढ़ चुका होता है, पर वो ज़ॉम्बी भी हमारे इस रोड रोलर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते। और इसके साथ में हम देख सकते कि यहाँ पर और भी कई सारे ज़ॉम्बी आपस में मर्ज होकर बड़े बड़े ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और वो सभी भी इस खतरनाक से रोड रोलर के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पर इन सभी ज़ॉम्बी का खतरनाक सा नरसंहार हो रहा है और ये पूरा का पूरा सीन दूसरी तरफ से सभी सोल्जर देख रहे होते हैं। वो सभी तो सच में काफी ज्यादा चौंक चुके हैं क्योंकि हमारे म्यूनसोक ने उन सभी ज़ॉम्बीज को धक्का देते हुए नीचे की तरफ को भी पटक दिया होता है। उनको नहीं पता कि हमारे म्यूनसोक को इन ज़ॉम्बीज के बारे में हर एक चीज का पता है, इस वजह से उसे पता था कि वो बड़ी आसानी के साथ में इस रोलर की मदद से इन सभी ज़ॉम्बीज को नीचे फेंक देगा। तब यहाँ पर इसी के साथ में हमारा सीन चेंज होता है, हमें दूसरी तरफ को उन सभी सिविलियन की तरफ को दिखाया जाता है। हम अभी भी बस के अंदर की तरफ को हमारी प्यारी डामी को बैठा हुआ देखते हैं जो कि अभी वहाँ पर बैठे बैठे अपने पिताजी के बारे में चिंता कर रही होती है। तो डामी यहाँ पर बैठे बैठे अपने पिता की बात को याद कर रही होती है। वो याद करती है कि कैसे पिताजी उन सभी सोल्जर के साथ में जाने के लिए बोल रहे थे। उस वक्त म्यूनसोक ने बोला था कि मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे अलावा इन ज़ॉम्बी के बारे में और ज्यादा कोई नहीं जानता है और इस वजह से हमारी डामी भी अपने पिता को नहीं रोक पाती। पर वो आखिर में बस इतना बोलती कि आपको बस अपनी पावर को यूज नहीं करना है। तो इसी के साथ में हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। डामी को अचानक से किसी की आवाज आती है जिसमें कोई बोलता है कि हमारी पूरी टीम वापस लौट चुकी है। उनके लौटने की बात को सुनकर डामी याद करती है उसके पिता ने बोला था कि वो बस उनके सपोर्ट करेगा और वहाँ पर कोई पावर का यूज नहीं करेगा। तो सेम वही चीज होती है, हमारे म्यूनसोक ने वहाँ पर अपनी पावर को यूज नहीं किया है और तो स्माइल करते हुए हमारी डामी की तरफ को हाथ को हिला रहा होता है। लेकिन डामी तो उस पूरे सीन को देखकर बोलती कि अब ये क्या बकवास है, क्योंकि हम देख सकते हैं हमारे म्यूनसोक अभी भी रोड रोलर से सभी ज़ॉम्बीज को कुचलता हुआ आ रहा है और वो सभी सोल्जर भी इस बार उसके साथ में। तब हमारी कैप्टन चा आगे आती है और बोलती है सभी के सभी हमारे पीछे पीछे आओ। सारे सोल्जर उसकी बात सुनकर उसे फॉलो करने लगते हैं। फिर तभी हम कई सारे ज़ॉम्बीज को इनके ऊपर अटैक करता हुआ देख रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सबसे आगे की तरफ को बड़ा सा रोलर चल रहा है जिसके आगे एक भी ज़ॉम्बी नहीं टिक पा रहा बल्कि वो तो एक एक करके मरते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से ज़ॉम्बीज को मारते हुए पूरी की पूरी टीम लगातार आगे बढ़ती जा रही है और अब यहाँ पर इनको चलते चलते दोपहर से शाम हो चुकी है और अभी सिटी से बाहर निकलकर जंगल में आ चुके हैं। और फिर तभी सभी के सभी लोग किसी तरफ को देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो
हो रहे होते हैं। हमें दिखाया था कि इनके सामने की तरफ को वो बेस होता है जिसके लिए वो निकले होते हैं। ये दिखने में एक कॉलेज और उसका ग्राउंड लग रहा होता है, पर यहाँ पर मिलिट्री वालों ने अपना बेस बना लिया है। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये जो जगह ये सेकंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड है और ये इस एपोकलिप्स के अंदर काफी ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर पाती है। इसी वजह से हमारा मेंसो कैसे न कैसे बस यहाँ पर आना चाहता था। हर बार उसे यहाँ पर आने में काफी लंबा समय लगता था, पर इस बार तो वो बस 8 दिनों के अंदर यहाँ पर आ गया। पर योनसोक बोलता है कि यहाँ पर आने के बाद भी मैं आराम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ज़ॉम्बीज़ की पावर लगातार बढ़ती जा रही है और वो फिर से मुझे और मेरी बच्ची टामी को मारने के लिए जरूर आएंगे। मैं अपनी बच्ची टामी को इस बार कुछ भी नहीं होने देना चाहता। योनसोक इतना बोल ही रहा होता है कि तभी एक सोल्जर चिल्लाते बोलता है कि मिस्टर एक्सपर्ट, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा। पहले तो मैं आपके ऊपर शक कर रहा था, पर सच में अब जब आपकी वजह से हम सभी लोग जिंदा बच चुके हैं, तब मुझे सच में लग रहा है कि आप तो सच में एक एक्सपर्ट हो। इसके अलावा मैंने आज तक किसी को भी इस तरीके से रोलर को चलाते हुए नहीं देखा है। आपको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आप कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। योनसोक बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं बस इसको थोड़ा सा चलाना जानता हूँ और इतनी सारी चीजें तो हमें आनी चाहिए ताकि हम ठीक से सर्वाइव कर पाए। इतना बोलते हुए सभी के सभी लोग वहाँ से उतरने लगते हैं। योनसोक बोलते हैं कि चलो फाइनल हम सभी के सभी लोग सेफली यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कैप्टन चाप बोलती है हाँ तुम्हारा शुक्रिया, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। योनसोक बोलता है कि जरा रुको, तुमने क्या बोला, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, क्या तुम फिर से बोल सकती हो। योनसोक की इस बात को सुनकर कैप्टन चाप गुस्सा हो जाती है और बोलती कमी ने क्या तुझे सुनाई नहीं दिया, मैंने एक बार बोला कि थैंक यू। वो इतना बोल रही होती तब तक वहाँ पर कोई और भी पर्सन आ चुका होता है। हमें दिखाया था कि इस बेस के कुछ सोल्जर वहाँ पर आ चुके होते हैं और ये इस बेस का सर्जेंट होता है जिसका नाम इनहीली होता है। तो वो वहाँ पर आते हमारी कैप्टन चा को सैल्यूट करता है। कैप्टन चा पूछती तुम आखिर मुझे कैसे जानते हो। ऑफिसर बोलता है हमारे कर्नल ने बोला था कि आपकी जो एबिलिटी वो सच में कमाल की है, इस वजह से आप जल्दी यहाँ पर किसी न किसी तरीके से पहुंच जाएंगे। कैप्टन चा बोलती है अच्छा तुम्हारा कर्नल यहीं पर ही है और मेरे बारे में सारी बातें उन्होंने तुम्हें बताई। ऑफिसर बोलता है कि हाँ उन्होंने बोला था कि एक काफी ज्यादा अकड़ू दिमाग की लड़की यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आने के बाद में हम सभी का दिमाग खराब कर देगी। ये सब कुछ सुनते हुए तो हमारी कैप्टन चा का दिमाग खराब हो जाता है। चिल्लाते बोलती बताऊं तुम्हारा कमीना कर्नल कहाँ पर है, मुझे जल्दी से उससे मिलना है। इस तरफ को कैप्टन चा वहाँ पर बातें कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ को हमारा म्यूजिक अपनी बच्ची से बात कर रहा होता है। वैसे पता नहीं क्यों यार डामी काफी ज्यादा क्यूट लगती है, लेकिन ये सब छोड़ो हम दूसरी तरफ को देखते हैं। तो ऑफिसर हमारे कैप्टन चा को बताता है कि हमारे सर अभी गेट पर काम करने गए क्योंकि वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं। ये सुनकर तो कैप्टन चा भी चौंक चुकी होती है। वो बोलते तुम्हारा क्या मतलब है कि वो वहाँ पर काम करने गए, क्या वो वहाँ पर अकेले चले गए, आखिर वो तुम सभी को यहाँ पर छोड़कर क्यों गए, तुम सभी को तो उसकी मदद करनी चाहिए थी। ऑफिसर बोलता है कि नहीं कैप्टन चा ऐसी कोई बात नहीं है। कैप्टन चा पूछती है तो फिर आखिर क्या बात है, आखिर तुम सभी लोग क्यों नहीं गए। कैप्टन चा की इस बात को सुनकर वो ऑफिसर थोड़ा सा घबराने लगता है। अपने कर्नल के बारे में सोच रहा था और जब अपने कर्नल के बारे में सोच रहा था तब हमें उसकी हल्की सी झलक भी दिखाई जा रही होती है। हमें एक बहुत ही खतरनाक से बहुत ही तगड़े से बंदे को दिखाया जाता है और फिर तभी उसको याद करते हुए ऑफिसर बोलता है कि वो बात ये कि हमारे कर्नल हमेशा अकेले काम करते हैं, उनको किसी और के साथ में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उसके इतना बोलते हैं हमारा सीन यहाँ पर चेंज होता है। हमें यहाँ पर ब्रिगेड के पीछे के गेट का सीन दिखा जाता है, मतलब किसी यूनिट के पीछे का एरिया देखते हैं। वहाँ पर 2 ऑफिसर टावर के ऊपर होते हैं और फिर वो टाइम की तरफ को देखते हुए बोल बस 35 मिनट और 27 सेकंड। सर इस बार आपने तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। उनके इतना बोलते हुए उनके नीचे की तरफ को हम यहाँ पर कर्नल को भी देख रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक ज़ॉम्बी को काफी बुरी तरीके से मारा होता है और फिर स्माइल करते हुए बोलता है कि अगर इस गन की जगह मेरे पास में एक्स होती तो फिर मैं इन सभी को जल्दी मार देता। इतना बोलते हैं हम यहाँ पर उस कर्नल को दिखाया जा रहा है जो कि यार सच में हैंडसम तो लग रहा है और हैंडसम के अलावा ये काफी ज्यादा खूंखार भी है क्योंकि उसने अपने हाथ में एक ज़ॉम्बी का पूरा सर पकड़ रखा होता है और ज़ॉम्बी की पूरी बॉडी जमीन पर पड़ी होती है। और इसी के साथ में हमें यहाँ पर इस कर्नल का नाम पता चलता है, इसको ब्लू हॉक बोलते हैं और इसके बारे में हमारी कैप्टन चा ने पहले भी बात कर रखी है। इसका जो असली नाम है वो ब्लू हॉक नहीं बल्कि पुंगोचा होता है। तब वो ऑफिसर चिल्लाते बोलते कि सर आपको एक्स की जगह गन को यूज करना चाहिए। वो बंदा बोलता है कि नहीं यार मुझे इन सभी ज़ॉम्बीज़ को डैगर से और एक्स से मारने में काफी ज्यादा मजा आता है और ये जो छोटे छोटे कीड़े ये तो मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी रैंक का बंदा अगर इनको ठीक से घूर भी ले तो ये खुद ही पीछे की तरफ कट जाएंगे, इनके अंदर तो कोई कॉम्बैट एबिलिटी भी नहीं है, इस वजह से सभी लोग मेरे सामने कीड़े हैं। तो ब्लू हॉक वहाँ पर खड़ा खड़ा अपनी खुद की तारीफ करने लग जाता है और उस साथ में यहाँ पर इन सभी सोल्जर की भी बेइज्जती कर रहा होता है और ये सब कुछ देखकर तो वो सोल्जर भी काफी ज्यादा दुखी होते हैं। तो अब हमारा ब्लू हॉक वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि यार सच में उम्र बढ़ जाने की वजह से मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है, बढ़ती उम्र के सामने तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि जल्दी मेरी ताकत भी धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगी। ब्लू हॉक इतना बोलता है कि तभी इसको पीछे से थोड़ी सी आवाज आती है। वो पीछे पलट कर देखता है और फिर तभी हम देख सकते कि वहाँ पर एक बड़ा सा ज़ॉम्बी मॉन्स्टर खड़ा होता है। उसको देखकर बोलता है कि अच्छा तो तुम इन सभी में से जिंदा बच गए, पर चलो कोई बात नहीं मैं तुझे भी जल्दी मार दूंगा। ब्लू हॉक इतना बोलता है कि तभी अचानक से वो ज़ॉम्बी काफी खतरनाक तरीके से उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो यहाँ पर हमारे ब्लू हॉक को हल्का सा थोड़ा सा इंजर्ड भी कर सकता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे मेंसो की एंट्री होती है। वो फिर से अपने रोलर के साथ में आता है और वो उस मॉन्स्टर को भी कुचल देता है। ये पूरे सीन को देखकर वो सोल्जर भी बोलते कि अब आखिर ये क्या बकवास है। और वहीं दूसरी तरफ को जो ब्लू हॉक होता है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका होता है। उसको लगता है कि जैसे अब यहाँ पर उसे किसी से फाइट करनी पड़ेगी। अपने मन में सोच रहा था कि यहाँ पर बिल्कुल मेरी रैंक का कोई बंदा आ चुका है जो कि यहाँ पर खतरे को काफी जल्दी पहचान सकता है और वो खतरे को जल्दी खत्म भी कर सकता है। तो इतना बोलते हुए सामने की तरफ को देख रहा होता है, लेकिन तभी किसी चीज को देखकर काफी चौंक चुका होता है। तो सामने की तरफ को एक खतरनाक सी ज़ॉम्बी को इमेजिन कर रहा होता है और उस खतरनाक सी ज़ॉम्बी के नीचे की तरफ को वो हमारे मेंसो को देख रहा होता है कि आंखें पूरी तरीके से लाल दिख रही है और वो काफी खतरनाक और काफी कूल अंदाज में उसकी तरफ को चलता हुआ आ रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं हमारे मेंसो तो बिल्कुल नॉर्मल
नॉर्मल दिख रहा होता है वो तो वहाँ पर आते ही बोलता है, गुड इवनिंग, मेरा नाम मिन सोक्रू है और मैं हमारी कैप्टन चा की टीम का एक हिस्सा हूँ। अभी अभी इस यूनिट में है और हमने सुना कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज आ चुके हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आ गया। मिन सोक कितना बोल रहा होता है कि तभी अचानक से ब्लू हॉक उसके ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच चुका होता है। उसने बिना कुछ सोचे अपनी एक से हमारे मिन सोक के ऊपर तगड़ा सा अटैक कर दिया होता है, लेकिन हम दूसरी तरफ को हमारे मिन सोक को देखते हैं, वो तो बड़ी आसानी के साथ में इस ब्लू हॉक के इस अटैक से अपने आप को बचा लेता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ को वो जो सभी ऑफिसर होते हैं वो सभी तो चिल्लाने लग जाते हैं। वो बोलते कि सर पागल हो चुके, हमारे सर एक सिविलियन के ऊपर अटैक कर रहे हैं, सर का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है। इतना बोलते बोलते अचानक से पूरी तरीके से खामोश हो जाते हैं और बोलते कि अब आखिर ये क्या बकवास है। इतना बोलते हैं कि तब हम दूसरी तरफ को देखते हैं, ब्लू हॉक के वेपन को किसी ने अपने हाथों से पकड़ रखा होता है और ये और कोई नहीं बल्कि हमारा मिन सोक होता है। मिन सोक ने यहाँ पर ब्लू हॉक के एक ही अटैक को बस अपने हाथों से रोक लिया है और ये चीज सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और इस चीज की वजह से तो ब्लू हॉक का भी दिमाग खराब हो जाता है। वो भी चिल्लाते बोलता कि कमीने आखिर तू है कौन। वो मिन सोक से इतना बोलता है और वो अपने सभी ऑफिसर भी बोलता है कि जल्दी से अंदर जाओ और जाकर रेड अलर्ट कर दो, क्योंकि ये जो कमीना खड़ा है एक नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं बल्कि ये तो एक मॉन्स्टर है। मतलब ये बंदा हमारे मिन सोक को देखकर पहचान चुका है कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है और ये बात हमारा मिन सोक भी समझ जाता है। वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं आपकी आंखों को धोखा नहीं दे सकता हूँ, सच में कर्नल चा आप कमाल के। मिन सोक के मुंह से अपना पद और अपना नाम सुनकर हमारा ही ब्लू हॉक तो पूरी तरीके से चौंक जाता है। लेकिन तभी अगले सीन में हमारा मिन सोक ब्लू हॉक के उस पूरे एक्स को एक ही हाथ से तोड़ देता है। ये चीज दिखाती कि हमारे मिन सोक की पावर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। ब्लू हॉक के वेपन को तोड़ने के बाद में मिन सोक बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। अब आप चाहे इस चीज के लिए मुझे मना करे पर फिर भी मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। मतलब कि हमारे मिन सोक ने उसका पूरा वेपन तोड़ दिया और अब बोल रहा है कि मैं यहाँ पर रुकना भी चाहता हूँ। लेकिन मिन सोक जानता है कि वो इस तरीके से यहाँ पर सारे काम नहीं कर सकता है। वो कर्नल को बोलता है कि कर्नल मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ आपके तरीके से निपटाना चाहिए। मिन सोक की इस बात को सुनकर वो कर्नल अजीब तरीके से उसको देखता है और अजीब तरीके से उसकी तरफ को स्माइल कर रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ को हमारे मिन सोक को देखते हैं उसने तो वहाँ पर एक खतरनाक सा पंच बना लिया होता है और पूरी तरीके से एक फाइटिंग की पोजीशन में आ चुका होता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो यहाँ पर ब्लू हॉक के साथ में फाइट करने वाला है और अगर वो इस फाइट के अंदर जीतता है तो शायद वो यहाँ पर इस बेस के अंदर रुकने वाला है। तो अब हम देखते हैं कि ब्लू हॉक यहाँ पर फाइट के लिए तैयार होने लगा। वो अपनी बॉडी से अपने पूरे के पूरे आर्मर को उतार देता है और फिर बिल्कुल सिंपल तरीके से वहाँ पे खड़ा होकर मिन सोक को बोलता है ठीक है फिर आ जाओ, अब हम अपनी फाइट चालू करते हैं। तो इसी के साथ में ब्लू हॉक यहाँ पर जंप करते हुए हमारे मिन सोक के ऊपर अटैक कर देता है और फाइनली यहाँ पर फाइट चालू हो चुकी है। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ को इस पूरे बेस के अंदर रेड अलर्ट जारी हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पर जितने भी ऑफिसर थे वो वहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों को घेर लेते हैं और बस इतना नहीं बल्कि उन्होंने कैप्टन चा के सर के ऊपर भी अपनी गन तान दी होती है। इस वक्त वहाँ पर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो एक ऑफिसर बताता है कि तुम्हारा एक बंदा हमारे कर्नल के साथ में फाइट कर रहा है। ये सुनकर किसी को भी यकीन नहीं होता, लेकिन सभी को समझ में आ चुका है कि आखिर वो बंदा कौन है। हमारी कैप्टन चा तो बड़ी आसानी से समझ चुकी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारी डामियो काफी ज्यादा चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर उसके पिता की पूरी असलियत सामने आ जाती है तो इससे काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो अब हमें यहाँ पर दूसरी तरफ का सीन दिखाई देता है। हम यहाँ पर देख सकते कि हमारा मिन सोक काफी तगड़े तरीके से कर्नल के ऊपर अटैक कर रहा होता है, पर कर्नल किसी न किसी तरीके से अपने आप को वहाँ पर बचा रहा होता है और फिर बचाते हुए उसने वहाँ पर हमारे मिन सोक के सीने के ऊपर काफी तगड़ी किक भी मारी होती है। लेकिन जैसे उसने मिन सोक पर किक मारी थी बिल्कुल तभी मिन सोक वहाँ से गायब हो जाता है और काफी तेजी के साथ में वो यहाँ पर कर्नल के बिल्कुल पीछे से अपीयर होता है। अब इस वक्त कर्नल अपने आप को पीछे झुकाते हुए मिन सोक के अटैक से अपने आप को किसी न किसी तरीके से बचा लेता है, पर वो इस वक्त बस पीछे नहीं झुका होता बल्कि उसने काफी तगड़े तरीके से हमारे मिन सोक के फेस के ऊपर एक तगड़ा सा पंच भी मार दिया होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिन सोक को पंच मारने के साथ कर्नल अचानक से मिन सोक की कॉलर को पकड़ के उसको अपने पास में करता है और बोलता है कि कमीने क्या तू मेरे साथ में कोई मजाक कर रहा है, आखिर तूने मेरे ऊपर ठीक से अटैक क्यों नहीं किया। ये सुनकर हमारा मिन सोक बोलता है कि सर अगर मैंने सच में अपना अटैक ठीक से कर दिया होता तो मैं एक ही पंच के साथ में आपको मार चुका होता। मिन सोक की इस बात को सुनकर दूसरी तरफ से कर्नल हमारे मिन सोक को काफी अजीब से लुक में इमेजिन कर रहा होता है। वो देख रहा होता है किस तरीके से वो एक खतरनाक सा बड़ा सा मोस्टर है और वो खुद उसके सामने बिल्कुल एक छोटे से इंसान के जैसा है। अब इतना कुछ इमेजिन करते हुए कर्नल अचानक से बोलता है कि कमीने आखिर तुझे मुझसे चाहिए क्या, मुझे पता है कि तू मुझसे बस बिना मतलब स्पेयर तो नहीं कर रहा था, तो अब मुझे बता कि कमीने आखिर तू मुझसे क्या चाहता है। कर्नल की इस बात को सुनकर दूसरी तरफ से मिन सोक भी बोलता है कि मुझे तुमसे प्रोटेक्शन चाहिए। मिन सोक की इस बात को सुनकर कर्नल तो वहाँ पर हंसने लग जाता है, हंसते हुए बोलता है कि तू मुझसे ज्यादा ताकतवर है और तू मुझसे चाहता कि मैं तुझे प्रोटेक्शन दूं। ये सुनकर हमारा मिन सोक बोलता है कि नहीं मुझे तुमसे प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, बल्कि ये प्रोटेक्शन मैं किसी और के लिए मांग रहा हूँ। मिन सोक बोलता है कि तुम डामी को प्रोटेक्ट करो, डामी मेरी एक बच्ची है। मिन सोक कितना बोलते बोलते हमें दूसरी तरफ को हमारी डामी को भी दिखाया जा रहा होता है, जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में होती है क्योंकि वहाँ पर सभी आर्मी मैन उसको घेर कर खड़े होते हैं। लेकिन अब हम इस तरफ का सीन देखते हैं, यहाँ पर अचानक से हमें दिखाया था कि मिन सोक अचानक से अपने घुटनों पर बैठ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर आप मेरी इस बात के लिए एग्री करते हैं तो आप मुझसे जो भी चाहोगे मैं वो सब कुछ करूंगा। तो अब हमारे मिन सोक के इतना बोलते हमारा सीन चेंज होता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जा रहा है। हमें दिखाया था कि यहाँ पर हमारे मिन सोक के साथ के जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी यहाँ पर सिविलियन एरिया के अंदर जा चुके होते हैं, पर यहाँ पर जितने भी
लोग हैं वो सभी के सभी बस एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। उस सभी के सभी कैद में पड़े हुए हमारे म्यूनसोक के बारे में बातें कर रहे हैं। तो वैसे हमारे म्यूनसोक की ये हालत कैसे हो गई, हमें इसके बारे में भी दिखाया जाता है। हमें फिर से वही सीन दिखाया जा रहा है जिसमें हमारे म्यूनसोक ने बोला था कि तुम मुझे प्रोटेक्शन दोगे, मतलब कि मेरी बच्ची को प्रोटेक्शन दोगे। ये सुनकर कर्नल ने बोला था कि यार ये सब तो ठीक है, लेकिन तू बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। आखिर अगर तू पागल हो जाता है तो फिर तुझसे मैं अपने सभी लोगों को कैसे बचाऊंगा। ये सुनकर हमारे म्यूनसोक ने उसे सीधा सीधा बोला था कि आप मुझे क्वारंटीन में रख दो। तो इन सबसे क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से हमारे म्यूनसोक यहाँ पर बिल्कुल एक कैदी की तरह पड़ा हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि जिस वक्त हमारा म्यूनसोक यहाँ पर बैठा होता है तभी उसके पीछे से हमें कोई आता हुआ दिखाया जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि हमारी डामी होती है। डामी को वहाँ पर देखकर म्यूनसोक चिल्लाने लगता है और बोलता है कि डामी तुम ठीक तो ना, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। डामी बोलती कि जब वो रेड अलर्ट वाला आराम बंद हो गया था उसके बाद में सभी ऑफिसर हमसे काफी अच्छे से बात करने लगे, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर आने दिया। डामी की इस बात को सुनकर म्यूनसोक भी शांत होता है, लेकिन वो बोलता है कि डामी मुझे माफ कर दो, तुमने मुझे बोला था कि मुझे अपनी पावर को किसी को भी नहीं दिखाना है, पर फिर भी मैंने फिर से गलती कर दी। म्यूनसोक की इस बात को सुनकर डामी उसके सर पे मारती है और बोलती कि पिताजी आप ऐसी बात करना बंद करो, आपको पता है ना कि बस आपकी वजह से हम यहाँ तक जिंदा पहुंच पाए, अगर आप नहीं होते तो हम कब कहीं मारे जाते। तो डामी इतना बोलते बोलते म्यूनसोक की तरफ को देखते हुए स्माइल करने लगती है और बोलती कि आपको अपना सर हमेशा ऊपर रखना चाहिए। डामी की इस बात को सुनकर हमारा म्यूनसोक भी बस उसकी तरफ को देखता रह जाता है और लास्ट में बस उसकी तरफ को देखकर स्माइल करने लग जाता है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं कि हमारी डामी अब यहाँ से जाने लगी। वो बोलती कि मैं ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकती, चलो ठीक है पिताजी अब मैं जा रही हूँ। इतना बोलते हुए डामी वहाँ से निकलने लगती है और हमारा म्यूनसोक भी उसे बोलता है ठीक है डामी तुम अपना ध्यान रखना। तो अब इसी के साथ में हमारी डामी वहाँ से हंसते हंसते निकल चुकी होती है, लेकिन तभी अचानक से वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि फाइनली हमारी डामी थोड़ी दूर निकलने के बाद में अचानक से रोने लगी। वो यहाँ पर अपने पिता के सामने नहीं रोना चाहती थी, इसी वजह से वो थोड़ा दूर जाकर रो रही है। पर दूसरी तरफ से हमारा म्यूनसोक जो कि काफी ज्यादा दूर है वो फिर भी यहाँ पर डामी की आवाजों को सुन पा रहा होता है, वो डामी को रोता हुआ फील कर पा रहा होता है। अब यहाँ पर इतना कुछ चल ही रहा होता है कि तभी म्यूनसोक को कुछ आवाज आती है, वो पीछे की तरफ को मुड़कर देखने लगता है। अभी हम वहाँ पर कुछ आर्मी ऑफिसर को देख रहे होते हैं जो कि बोलते हैं कि आपको कर्नल ने बुलाया। तो इन आर्मी ऑफिसर के इतना बोलने के साथ ही हमें यहाँ पर कर्नल को दिखाया जाता है जिसके सामने एक मैप रखा होता है और वो उस मैप के ऊपर एक तरफ को पॉइंट करते हुए कुछ इशारा कर रहा होता है। वो बोलता है कि यहाँ पर अभी भी कई सारे लोग जिंदा हो सकते हैं और इसलिए हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा, लेकिन ये जगह बहुत ज्यादा दूर है, इस वजह से मैं एक स्पेशल यूनिट बनाने वाला हूँ। उस स्पेशल यूनिट के अंदर बस 2 लोग होने वाले हैं। इतना बोलते हुए कर्नल मतलब कि ब्लू हॉक अपनी तरफ को इशारा करता है, बोलता है कि इस टीम के अंदर मैं होने वाला हूँ। और फिर इतना बोलने के साथ ही वो हमारे म्यूनसोक की तरफ को भी इशारा करता है और बोलता है कि मेरे साथ साथ तुम भी इस टीम के अंदर आने वाले। और वो म्यूनसोक की तरफ को इशारा करते हुए बोलता है तो ठीक है तुम तैयार होना क्योंकि हम कभी भी यहाँ से निकल सकते हैं। कर्नल की बातों को सुनकर मतलब ब्लू हॉक की बातों को सुनकर हमारा म्यूनसोक अपने हाथों में बंधी हुई जंजीरों को एक ही झटके में तोड़ देता, मतलब कि हमारा म्यूनसोक यहाँ से जब चाहे तब वो यहाँ से भागकर निकल सकता है। पर फिर वो यहाँ पर बस अपनी बच्ची के लिए रुका हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि अपनी पूरी जंजीरें तोड़ देने के बाद में म्यूनसोक पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिर अब हम कब निकलने वाले हैं। म्यूनसोक की इस बात को सुनकर ब्लू हॉक काफी अजीब तरीके से उसकी तरफ को स्माइल करता है और बोलता है कि अगर तुम तैयार हो तो फिर हम अभी के अभी निकलने वाले हैं। ये चीज सुनकर हमारा म्यूनसोक भी काफी खतरनाक सा लुक देता है और बोलता है कि मैं तो हमेशा तैयार बैठा रहता हूँ, तो चलो फिर अभी के अभी हमें निकलना चाहिए। तब यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है, हमें काफी ज्यादा दूरी पर एक रेलवे स्टेशन के अंदर एक बच्चे को दिखाया जाता है और यहाँ पर बस बच्चा नहीं होता बल्कि आसपास में और भी काफी सारे लोग होते हैं। तो यही वो सभी लोग हैं जिनको बचाने के लिए ब्लू हॉक हमारे म्यूनसोक से बात कर रहा था। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर उन सभी लोगों के बीच में वो जो बच्चा होता है वो अचानक से ऊपर की तरफ को देखने लग जाता है और ऊपर की तरफ उसकी नजर अचानक से रुक चुकी होती है। ऊपर की तरफ को देखते हुए अपनी मम्मा को आवाज लगाने लगता है। वो बच्चा जैसे ऊपर की तरफ को इशारा करते हुए मम्मा बोलता है, बिल्कुल तभी ऊपर से भी कोई मम्मा बोलने लगता है। ये चीज सुनकर तो उस बच्चे की माँ की हालत ही खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बस इतना ही नहीं बल्कि हमें अचानक से ऊपर की तरफ एक अजीब से चेहरे की परछाई दिखाई जाती है। हमें दिखाया जाता है कि वो चेहरा काफी ज्यादा डरावना और काफी खतरनाक लग रहा होता है। तो इसी के साथ में हमारा सीन चेंज होता है, हमें बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। हम एक गाड़ी को देख रहे हैं जो कि बाहर की तरफ काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को निपटाते हुए आगे बढ़ रही होती है और इस गाड़ी के अंदर की तरफ को हम देखते हैं तो वहाँ पर हमारे म्यूनसोक और ब्लू हॉक बैठे होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों सभी ज़ॉम्बीज़ को उड़ाते हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी ब्लू हॉक बताता है कि मैंने इस गाड़ी को चुना क्योंकि एक बहुत ज्यादा तेज चलती है और इसका तेज चलना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि अब यहाँ पर काफी सारी चीजें हो रही है। ब्लू हॉक बोलता है कि सबसे पहले तो वहाँ पर वो जो रेलवे स्टेशन है उसकी पूरी की पूरी सीलिंग गिर चुकी है, मतलब की एंट्रेंस पूरी तरीके से कवर हो चुका है। और फिर इसके अलावा जरा इस तरफ को देखो, हम देखते हैं कि ब्लू हॉक वहाँ पर एक चीज की तरफ को इशारा करा होता है। वहाँ पर शायद कोई फोन टैब होता है जिसके ऊपर अजीब से सिग्नल चल रहे होते हैं। इस सिग्नल को दिखाते हुए ब्लू हॉक बोलता है कि वहाँ पर जितने भी सर्वाइवर है वहाँ पर वो अकेले नहीं है बल्कि वहाँ से हमें कुछ अजीब सी रीडिंग्स मिल रही है। ऐसा लगता है कि वहाँ पर उनके साथ में एक अजीब सा क्रिएचर भी है। तब ब्लू हॉक इतना बोलते वहाँ पर जो रेलवे स्टेशन होता है उसके वेंट्स को दिखा रहा होता है। वो बोलता है कि ये जो रेलवे स्टेशन
स्टेशन के वेंट है काफी ज्यादा बड़े, इसकी मदद से हम अंदर की तरफ को जा सकते हैं। आप यहाँ पर एक छोटा सा एनिमेशन देख सकते हैं जिसमें कि ब्लू हॉक और हमारा म्यूनसॉक अंदर की तरफ को कूद जाते हैं और धीरे धीरे करते हुए नीचे जाते हैं और नीचे की तरफ को फिर उन्हें फाइनली सर्वाइवर मिल जाते हैं जिनको बचाकर वो अपने इस मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ब्लू हॉक बोलता है कि म्यूनसॉक अब तो तुम समझ गए हो ना कि आखिर हमें क्या करना है। हमारा मिशन है कि हम किसी भी तरीके से अपनी पूरी जान लगाकर अंदर की तरफ जाकर सभी लोगों को बचा लेंगे। ब्लू हॉक इतना बोलता है कि तभी म्यूनसॉक बोलता है कि नहीं सर, हमारा मिशन पूरी तरीके से फेल होने वाला है। म्यूनसॉक की इस बात को सुनकर ब्लू हॉक बोलता है कि आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है। म्यूनसॉक बोलता है कि ये जो मिशन है जिसके लिए आप मुझे लेकर जा रहे हो, इस मिशन पर आप पहले भी कई बार जा चुके हैं और आप हर बार इसी तरीके का प्लान बनाते हैं। आपका ये प्लान इतना ज्यादा अच्छा होता है कि हम अंदर तक चले जाते हैं, हम उन सभी लोगों के पास में पहुंच जाते हैं, पर फिर भी हम किसी को भी वहाँ पर नहीं बचा पाते। ये सब कुछ सुनकर ब्लू हॉक का तो माथा ही खराब हो चुका है, वो तो बस उसको घूरे ही जा रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ हमारे म्यूनसॉक तो सीधा सीधा बोल रहा है कि आप चाहे यहाँ पर कुछ भी कर लो, पर आपके इस मिशन को यूज करते हो हम वहाँ पर किसी को भी नहीं बचा पाएंगे। तो म्यूनसॉक इतना बोलते हमारा सीन चेंज होता है। हम स्टेशन के अंदर की तरफ को काफी सारे लोगों को लटका हुआ देख रहे होते हैं। वहाँ पर कई सारे लोगों के पैरों के ऊपर जाले को लगाकर उनको वहाँ पर लटका दिया गया होता है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग लटक रहे होते हैं उनमें से वहाँ पर उस लड़की को होश आता है जिसके पास में एक बच्चा भी था। तभी लड़की होश में आने के साथ ही अचानक से अपने बच्चे को आवाज लगाने लगती है और जोर जोर से हिलने लग जाती है, जिस वजह से वो जाला थोड़ा सा टूट जाता है और इसी वजह से वो लड़की ऊपर से सीधा नीचे आकर गिरती है। तब इस लड़की की गिरने की आवाज को सुनकर वहाँ पर और भी कई सारे लोग एक एक करके उठने लग जाते हैं। अब यहाँ पर कई सारे लोग तो जाले से अपने आप को बचाकर नीचे उतर जाते हैं, पर एक बंदा अभी भी ऊपर की तरफ को लटक रहा होता है और वो जोर जोर से चिल्लाते बोलता है कि प्लीज मेरी तो कोई मदद कर दो। वो बंदा इतना बोल ही रहा होता है कि तभी हम अचानक से उसके पीछे की तरफ को एक बुढ़ी औरत को देख रहे होते हैं जो कि पहले तो काफी अजीब तरीके से उसको घूरे जा रही होती है और फिर तभी अचानक से वो अपना मुंह खोलते हुए उसकी तरफ को आगे बढ़ने लगती है। उसने यहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते अपने मुंह को इतना बड़ा कर दिया होता है कि उसने बस एक ही बार में उस बंदे की गर्दन को खा लिया होता है। अब ये चीज देखकर तो नीचे की तरफ जितने भी लोग हैं उन सभी की हालत खराब हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर बस इतना नहीं होता, बल्कि हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा जिसकी गर्दन को पहले उसने खा लिया था, उस बंदे की गर्दन मतलब कि उसके सर का थोड़ा सा हिस्सा गायब हो चुका है। पर फिर भी पता नहीं कैसे वो बंदा अभी भी अपने पैरों पर चल रहा है, लेकिन वो पूरी तरीके से एक ज़ॉम्बी में बदल चुका होता है। तो अब यहाँ पर बस इतना ही नहीं होता, बल्कि अब वो बंदा आगे बढ़ते हुए एक लड़की को पकड़ते हुए पूरी तरीके से खाने लग जाता है। अब ये चीज देखकर तो बाकी सभी लोगों की फट जाती है। अब वो सभी भी ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी चिल्लाते हुए वहाँ से भागना चालू करते हैं। सभी को नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पर भाग कर जा रहे, पर फिर भी वो बस किसी न किसी तरीके से यहाँ से दूर जाना चाहते हैं। तब इन सभी लोगों के बीच में हम यहाँ पर उस लड़की को देख रहे होते हैं जो कि भागते भागते अचानक से वहाँ पर काफी अजीब सा फील करती है। ऐसा लगता है कि जैसे उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो उस हल्की सी आवाज को सुनकर एक तरफ को देखने लग जाती है। वो जिस तरफ को देख रही होती है वहाँ पर नीचे की तरफ को जाने का एक रास्ता होता है। तो नीचे के रास्ते को देखते हुए वो लड़की अचानक से नीचे की तरफ को भागना चालू कर देती है। पीछे से एक बंदा उसे वहाँ पर रोकने की कोशिश भी करता, पर फिर भी वो लड़की वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकती। तो इसी के साथ में हमें यहाँ पर इस लड़की को नीचे की तरफ को भागता हुआ दिखाया जा रहा होता, जो कि पूरी जान लगाकर बस नीचे की तरफ को जाती जा रही, क्योंकि उसे वहाँ पर अपने बच्चे की आवाज आ रही होती है। अब थोड़ी देर तक भागने के बाद में हम देखते हैं कि लड़की फाइनली नीचे की तरफ को पहुंच गई होती है। लेकिन वो जैसी वहाँ पर नीचे पहुंचकर अपने बच्चे को आवाज लगाती, बिल्कुल तभी उस सामने नोटिस करती है वहाँ पर जो नीचे की तरफ से बच्चे की आवाज आ रही थी वो उसके बच्चे की नहीं थी, बल्कि वहाँ पर तो एक बड़ा सा ज़ॉम्बी का बच्चा होता है। और ये बच्चा कोई नॉर्मल सा ज़ॉम्बी का बच्चा नहीं होता, बल्कि ये दिखने में बिल्कुल एक स्पाइडर जैसा लग रहा होता है, क्योंकि इसकी काफी बड़ी बड़ी सी स्पाइडर जैसी टांगे निकल चुकी होती है। तो हम देखते हैं कि लड़की वहाँ पर ज़ॉम्बी को देखकर पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है। वो मन में भागने के बारे में सोच रही, पर फिर भी वो अपनी बॉडी को नहीं हिला पा रही होती। वो लड़की अपनी पूरी तरीके से हिम्मत खो चुकी है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसका बच्चा एक ज़ॉम्बी बन चुका है। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो बच्चा अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उस लड़की को पकड़ लेता है और फिर फाइनली उसको अपने मुंह के पास में लाते हुए काफी खतरनाक तरीके से उसको खाने वाला है। और ये वाला सीन सच में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। पर वैसे अगर देखा जाए तो अगर सच में ये वही बच्चा है जो कि इस लड़की का है, तो ये सच में काफी खतरनाक बात होने वाली है, क्योंकि एक बच्चा अपनी माँ को यहाँ पर खाने वाला है। पर अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जैसे वो ज़ॉम्बी उस लड़की को खाने वाला होता है, तब तक वहाँ पर अचानक से एक धमाका होता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने यहाँ पर किसी बस को या फिर किसी मेट्रो को अंदर घुसेड़ दिया, जिसकी वजह से इतना खतरनाक धमाका होता है कि वहाँ पर उस ज़ॉम्बी की भी चीखें निकल जाती है। तो इसी सीन के साथ में हम अचानक से बाहर की तरफ का सीन देखते हैं। हमें शायद थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जा रहा है, जहाँ पर हम म्यूनसॉक को ब्लू हॉक से बात करता हुआ देख रहे हैं। वो उससे बात करते हुए बोलते हैं कि हमें वहाँ पर सभी इंसानों को बचाने के लिए ऐसा कुछ करना होगा जो कि हमने आज से पहले ना तो कभी देखा होगा, ना कभी उसके बारे में सोचा होगा। तो म्यूनसॉक के इतना बोलते बोलते फाइनली हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं उस धमाके के अंदर से हमारा म्यूनसॉक निकल रहा होता है। और बस इतना नहीं, बल्कि उसकी पूरी बॉडी के ऊपर आग भी लग रही होती है, पर फिर भी उसको इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, बल्कि वो तो बस वहाँ पर आने के साथ में उस लड़की से बोलता है कि लड़की तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। हम यहाँ पर हमारे म्यूनसॉक को उस बच्चे के सामने खड़ा हुआ देख रहे हैं। बच्चा तो छोड़ो, ये तो एक खतरनाक सा दानव है। हमारे म्यूनसॉक उस दानव के सामने खड़ा होता है और वो इस वक्त काफी ज्यादा सीरियस होता है, क्योंकि उसे यहाँ पर ज़ॉम्बी के बारे
बारे में पता होता है। मिनसोक बताता है कि ये इस तरीके के ज़ॉम्बी होते हैं जो कि दूसरे इंसानों के मिमिक करते हैं और उनको मिमिक करके उनके साथियों मतलब उनके परिवार वालों को फंसा कर मार देते हैं। तो बस इसी वजह से हमारे मिनसोक को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी अचानक से अपनी जाले का यूज करते हुए हमारे मिनसोक के ऊपर अटैक कर देता है। उसका वो जाला काफी तेजी के साथ में मिनसोक की तरफ को जा रहा होता है, पर मिनसोक इस चीज को देखकर भी कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा होता है। लेकिन हम अगले सीन में देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी अचानक से सीधा जमीन में भिड़ जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ से मिनसोक ने उसके जाले को पकड़कर काफी तेजी के साथ में खींचा होता है। इस वजह से वो ज़ॉम्बी तेजी के साथ में सामने जाकर भिड़ जाता है। अब इतना कर देने के साथ में मिनसोक काफी तेजी के साथ में उसकी तरफ को बढ़ चुका होता है। तो फाइनली अब मिनसोक यहाँ पर अपने पंचेस का यूज करके ज़ॉम्बी को काफी बुरी तरीके से पीटने वाला है। हमारे मिनसोक उसे काफी बुरी तरीके से चारों तरफ से पंचेस बरसा रहा होता है और बोलता है कि अब बस मैं इसको एक खतरनाक सा पंच मारकर एक ही पंच के साथ में खत्म कर दूंगा। मिनसोक इतना बोलते हुए एक तगड़ा सा पंच मारने वाला होता है कि तभी अचानक से उसके सर के ऊपर एक पत्थर आकर लगता है। इस पत्थर की वजह से मिनसोक अचानक से रुक जाता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा कौन है जिसने कि मेरे सर के ऊपर पत्थर मारा। पलट कर देखता है तो तभी वहाँ पर उस तरफ को उस लड़की को खड़ा हुआ देख रहे होते हैं, जो कि चिल्लाते हुए बोलती कि प्लीज मेरे बच्चे को मत मारो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये लड़की इतना बोलती है कि तभी अचानक से दूसरी तरफ से ज़ॉम्बी काफी जोर से वहाँ पर दहाड़ने लग जाता है। उसके दहाड़ने और चिल्लाने की आवाज इतनी खतरनाक होती है कि वो लड़की इस चीज से अपने आप को नहीं संभाल पाती और वो बस उसकी आवाज सुनने के साथ ही अचानक से वहाँ पर बेहोश होकर गिर चुकी होती है। लेकिन वही दूसरी तरफ का हमारे मिनसोक को देखते उसको भी शायद थोड़ी सी तकलीफ हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपने पैरों पर बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है। और ये चीज देखते हुए वो ज़ॉम्बी अचानक से मिनसोक के काफी करीब आ जाता है। अब वो बिल्कुल उसकी कान के ऊपर चिल्लाने लगा है, मतलब कि कान के पास में आकर अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ पर चिल्ला रहा होता है। इस वजह से अब मिनसोक भी अपना बैलेंस खोने लगता है। अब वो भी जमीन पर गिर चुका होता है। लेकिन अब तभी मिनसोक अचानक से गिर जाने के साथ ही तेजी के साथ में अपने सर को ऊपर करता है और बस इतना नहीं बल्कि वो अब अचानक से काफी तेजी के साथ में पूरी पावर से अपने सर को जमीन पे मार देता है। और वो ये चीज बस एक बार नहीं करता बल्कि वो कई बार लगातार बस अपने सर को जमीन पर भिड़ाई जा रहा होता है। शायद वो यहाँ पर अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ज़ॉम्बी की आवाज की वजह से वो भी धीरे धीरे बेहोश होने लगा था। तो मिनसोक को ये सब कुछ करता हुआ देखकर वो ज़ॉम्बी अचानक से वहाँ पर चिल्लाना बंद करता है और ये उसने काफी ज्यादा बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब मिनसोक को एक मौका मिल चुका है और वो इस मौके को बिल्कुल भी छोड़ता। वो काफी खतरनाक तरीके से अपने एक पंच को उसकी बिल्कुल ठुड्डी पर मार देता है, मतलब कि बिल्कुल चिन के ऊपर मारता है। अब मिनसोक का एक पंच पड़ जाने के साथ ही उस ज़ॉम्बी की तो चीखें निकल जाती, वो जोर से मामा मामा चिल्लाने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा मिनसोक उसके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता, बल्कि अब वो उड़ता हुआ काफी खतरनाक तरीके से अपने नी को बिल्कुल उसकी नोज के ऊपर मारता है। और मिनसोक के इस वाले अटैक की वजह से तो उस ज़ॉम्बी की पूरी शक्ल बदल जाती है, उसका चेहरा पूरी तरीके से कट फट जाता है। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तक हमने उसके फेस को ठीक से देखा भी नहीं है। तो अब हम यहाँ पर फाइनली उसके फेस की हालत को देखते हैं। उसका फेस सच में काफी ज्यादा भद्दा लग रहा होता है और वो वहाँ पर कुछ ना कुछ बोलने की भी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हमारा मिनसोक उसको देखकर बोलता है कि यार तुझे देखकर मुझे काफी ज्यादा गंदा लग रहा है और तेरी आवाज सुनकर तो मेरा दिमाग ही खराब होता जा रहा है, तो इसलिए अब मैं तुझे इतनी बुरी तरीके से मारूंगा कि अब बस तेरी यहाँ पर चीखें ही सुनाई देने वाली है। तो मिनसोक जैसा बोलता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है। वो आगे बढ़कर वहाँ पर उस बंदे के फेस के एक एक हिस्से को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लग जाता है, मतलब कि मिनसोक सच में उसको काफी बुरी तरीके से तड़पा कर मार रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। हमें यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन के अंदर जितने भी सर्वाइवर थे उनका सीन दिखा जाता है। तो सभी के सभी एक तरफ से दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि हम दूसरी तरफ को भी देख सकते हैं वहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बी उस दरवाजे को धक्का दे रहे होते हैं। यहाँ पर इन सभी लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर बस अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, तभी वहाँ पर अचानक से वो जिस रूम में थे वहाँ पर धुआं आने लग जाता है। उस धुएं को वहाँ पर भरता हुआ देखकर कई लोग तो वहाँ पर चिल्लाने लग जाते हैं। वो सभी लोग बोलते कि अब कुछ नहीं कर सकते, अब हम मरने वाले हैं। वो सभी लोग इतना बोलते वहाँ पर चिल्ला रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनको नोटिस होता है कि ज़ॉम्बीज़ ने दरवाजे को धक्का देना बंद कर दिया। ये चीज देखकर वो सभी लोग पीछे की तरफ हटने लगते हैं कि तभी अचानक से उनका वो दरवाजा वहाँ पर टूटकर गिर चुका होता है। उस दरवाजे के टूट जाने के साथ ही वहाँ पर उन सभी सर्वाइवर को देखते हैं जिनकी नजर किसी एक तरफ को जारी होती है और वो वहाँ पर किसी एक चीज को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। उनके ही चौंकने की वजह हमें पता चलती है कि वहाँ पर हमारा मिनसोक या फिर कोई दूसरा बंदा आ चुका है और उस बंदे ने वहाँ पर एक हाथ में एक लड़की को पकड़ रखा होता है और इसके अलावा उसके पीछे की तरफ को ज़ॉम्बीज़ की लाशें बिछी पड़ी होती। तो शायद ये सब कुछ करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा मिनसोक ही हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा सीन चेंज होता है। अब हमें यहाँ पर बाहर की तरफ का सीन दिखाया जा रहा होता है और यहाँ बाहर की तरफ को ब्लू हॉक वहाँ पर हमारे मिनसोक को इंतजार कर रहा होता है। लेकिन वो यहाँ पर बस अकेला नहीं होता, बल्कि अब यहाँ पर उसके आर्मी मैन भी आ चुके होते हैं और वो सभी के सभी हमारे मिनसोक के बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हमारा ब्लू हॉक किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और काफी ज्यादा खुश भी हो रहा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसने फाइनली मिनसोक को देख लिया और ऐसा लगता है कि जैसे उनका मिशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसी के साथ में हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। हम यहाँ पर लगभग सुबह का सीन देख रहे हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि काफी सारे आर्मी ऑफिसर यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बस आर्मी ऑफिसर नहीं बल्कि सभी सर्वाइवर जो कि नीचे की तरफ थे वो सभी भी बाहर की तरफ को आ चुके हैं। इन सर्वाइवर के अलावा वहाँ पर कई सारे आर्मी मैन वहाँ पर और भी लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और फिर तभी उन्हें वहाँ पर एक छोटा सा ककून मिलता है। उन्होंने वहाँ पर उस ककून को जैसे ही खोला था तब उसके अंदर से एक बच्चा निकलता है। इस बच्चे को देखकर उसकी आवाज को सुनकर उसकी माँ उसके पास में पहुंच चुकी होती है और ये वाला सीन सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो इसी के साथ में यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। अब हम यहाँ पर बेस कैंप का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम हमारी डामी को देख रहे होते हैं। डामी के अलावा हम यहाँ पर उसके आसपास
कई सारे लोगों को देखते हैं जो कि किसी चीज की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो चुके होते हैं। दिखाया था कि उनके सामने की तरफ को हमारा म्यूनसोक होता है जो कि एक गाड़ी के अंदर से निकलकर उन सभी को देख रहा होता है। तो यहाँ पर हमारे म्यूनसोक के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए होते हैं और वो उसके लिए काफी जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, मतलब कि एक तरीके से हमारे म्यूनसोक के नारे लगा रहे होते हैं। और वही हमारा म्यूनसोक भी पता नहीं क्यों एक बिल्कुल भगवान वाला पोज कर रहा होता है। और फिर भी हम देखते हैं कि इस चीज को देखकर ब्लू हॉक भी जोर जोर से ताली बजाने लग जाता है और बोलता है कि म्यूनसोक तुमने मेरे टेस्ट को पास कर लिया, सच में तुम काफी ज्यादा कमाल के। मतलब यहाँ पर ब्लू हॉक भी हमारे म्यूनसोक से काफी ज्यादा खुश हो चुका है। लेकिन वही दूसरी तरफ को अब हम यहाँ पर हमारी डामी को भी देखते हैं। तो डामी भी आगे बढ़ते म्यूनसोक के पास में जाने लगा। डामी को वहाँ पर आता हुआ देखकर म्यूनसोक भी अपने हाथ को आगे की तरफ को बढ़ाता है और डामी भी अपने पिता के हाथ को पकड़ती है और फाइनली ये दोनों काफी जोर से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इन दोनों का ये वाला सीन सच में मुझे थोड़ा सा प्यारा भी लग रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर इस पूरे मिशन की एक रिपोर्ट दिखाई जा रही है जिनमें हम देखते हैं कि 52 लोगों को बचाने के लिए गए थे पर उनमें से 15 लोग मारे जा चुके हैं और फाइनली इन्होंने 37 लोगों को बचा लिया होता है। तो अब इस मिशन की डिटेल के साथ में हमारा सीन यहाँ पर चेंज होता है। अब हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। उस मिशन के अंदर से जितने भी इंजर्ड लोग बचाकर लाए गए होते हैं हम वहाँ पर उनमें से एक बंदे को देख रहे होते हैं कि अपने बेड के ऊपर लेटा लेटा आराम कर रहा होता है। अब हमें यहाँ पर इस बंदे का क्लियर फेस दिखाया जा रहा होता है। ये एक नॉर्मल सा बंदा होता है जो कि शायद थोड़ा सा फीवर में होता है। उसकी बॉडी के ऊपर से पसीना बह रहा होता है। लेकिन ये चीज के अलावा हम देखते हैं कि उसकी गर्दन के ऊपर एक अजीब सा निशान भी बना होता है और ये निशान दिखने में काफी गंदा लग रहा होता है। लेकिन ये निशान तो छोड़ो, हमें अचानक से दिखाई देता है उस बंदे का फेस पूरी तरीके से बदल जाता है और अचानक से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसका मुंह पूरी तरीके से खुलने लग जाता है और वो दिखने में बिल्कुल एक घोस्ट जैसा दिख रहा होता है। पर फिर भी ये कोई घोस्ट नहीं बल्कि खतरनाक सा ज़ॉम्बी है जो कि अब यहाँ पर इस कैंप के अंदर आ चुका है। तो अब हम कुछ समय बाद का सीन देख रहे होते हैं जहाँ पर सभी के सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं और सभी के सभी जश्न मना रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर म्यूनसोक कई लोगों को जिंदा बचाकर ला चुका है। इस वजह से सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और ये सब तो छोड़ो, यहाँ पर ब्लू हॉक वो भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो भी हमारे म्यूनसोक के पास में बैठकर वहाँ पर पार्टी को एंजॉय कर रहा होता है। ब्लू हॉक हंसते हुए बोलता है कि सच में यार मैंने जब तुझे पहली बार देखा था तभी मुझे लगा था कि तू सच में काफी ज्यादा स्पेशल बंदा है और आज तो तूने सच में काफी ज्यादा अच्छा काम कर दिया है। पर हाँ फिर भी मैं ज्यादा नहीं पीऊंगा क्योंकि कई सारे लोग अभी भी मारे जा चुके हैं। अगर मैं ज्यादा पीकर यहाँ पर टल्ली हो जाऊंगा तो फिर उन लोगों को काफी ज्यादा बुरा लगेगा। तो इतना बोलते ब्लू हॉक अपने कैन को उठाते हुए ऊपर की तरफ को करता और फिर दूसरी तरफ से हमारा म्यूनसोक भी अपने कैन से उसके कैन को बढ़ाकर चेज कर रहा होता है। लेकिन वो इस वक्त काफी ज्यादा सीरियस दिख रहा होता है। म्यूनसोक इतनी देर तक खामोश बैठा रहता है लेकिन फाइनली वो बोल देता है कि सर ब्लू हॉक आखिर आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा कि आखिर मुझे आपके मिशन के बारे में कैसे पता चला, आखिर मुझे कैसे पता चला कि आपका जो मिशन है वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगा और आखिर आपने मुझसे ये भी क्यों नहीं पूछा कि मैं आखिर इस तरीके का मॉन्स्टर कैसे बन गया। म्यूनसोक की इस बात को सुनकर ब्लू हॉक म्यूनसोक की तरफ को देखने लग जाता है और बोलता है कि मुझे सब चीज पहले से ही पता है, तुम कलर ऑब्जर्वेशन का यूज कर रहे हो। ये चीज ब्लू हॉक ने एक बार कॉमिक के अंदर पढ़ी थी, इसी वजह से वो उस लाइन को यहाँ पर चिपका रहा है। तो ब्लू हॉक बोलता है कि यार सच बताऊं तो मुझे तुम्हारी बैक स्टोरी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम लोगों को बचाना चाहते हो। इस तरीके की दुनिया के अंदर बस ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर कोई अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाना चाहता है तो फिर वो पर्सन मेरे लिए काफी ज्यादा भरोसेमंद है। लोग इस बात को सुनकर अब म्यूनसोक भी खुश हो जाता है। अब वो भी हंसता हंसता वहाँ पर पार्टी को एंजॉय करने लगता है और बोल रहा होता है कि सर आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले। अब लोग बोलता है कि वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, तुमने बोला था कि तुम डेजुन जाना चाहते हो पर फिर भी आखिर तुम यहाँ पर क्यों रुके हुए हो? तुम्हारी एबिलिटी को देखते हुए मुझे लगता है कि तुम वहाँ पर बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। म्यूनसोक बोलता है कि सच बताऊं तो मुझे ब्रिज के ऊपर एक काम है जिस वजह से मैं अभी तक यहाँ पर रुका हुआ हूँ। इतना बोलने के बाद ही म्यूनसोक अपने मन में सोचता है मेरे यहाँ पर रुकने की वजह यह है कि मैं जब भी यहाँ से अपनी डामी को लेकर निकलता हूँ तब मैं हर बार आखिर तक पहुँचते पहुँचते डामी को खो देता हूँ। बस इस वजह से अब मैं फिर से इस तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहता। म्यूनसोक ये सारी बातें मन में सोच ही रहा होता है कि तभी ब्लू हॉक म्यूनसोक को देखते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम अपनी बच्ची की बहुत ही ज्यादा चिंता करते हो और शायद उसी की वजह से तुम यहाँ पर रुके हुए हो। ये सुनकर म्यूनसोक बोलता है कि आखिर आपको इसके बारे में कैसे पता चला? ब्लू हॉक हंसते हुए बोलता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, इस वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा प्रीशियस चीज हमारे बच्चे होते हैं। ब्लू हॉक के इतना बोलने के साथ ही अचानक से वहाँ पर हमारी डामी की एंट्री होती है। डामी वहाँ पर आने के साथ ही अपने पिता को आवाज लगाती है और पास में आकर बोलती पिताजी मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, इस वजह से मुझे लगता है कि मैं पहले आराम करने के लिए जा रही हूँ। ये सुनकर म्यूनसोक खड़ा होता है और बोलता है ठीक है सर मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी बच्ची को छोड़ कर आता हूँ। ये सुनकर डामी उसे मना करती है और बोलती कि नहीं अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। लेकिन फिर भी हम देखते हैं हमारा म्यूनसोक फिर भी डामी के साथ में जाता है क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा हो रहा होता है। ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तब वहाँ पर ब्लू हॉक उनको पीछे से देख रहा होता है। ब्लू हॉक देख रहा होता है कि किस तरीके से म्यूनसोक वहाँ पर काफी ज्यादा अजीब सा फेस बना रहा होता है जैसे कि वो अपनी बच्ची की वजह से थोड़ा सा वहाँ पर घबरा रहा होता है। ये चीज देखते ब्लू हॉक बोलता है कि सच में एक पिता तो पिता होता है चाहे उसके पास में कितनी पावर क्यों ना जाए, पर फिर भी वो अपने बच्चे के सामने कुछ भी नहीं कर सकता। ब्लू हॉक इतना कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर अचानक से एक आर्मी ऑफिसर की एंट्री होती है। उसको देखकर ब्लू हॉक बोलता है कि यार मैंने तुमसे बियर मंगाई थी, आखिर तुम उसको लेकर क्यों नहीं आए? इतना बोलते बोलते ब्लू हॉक काफी ज्यादा डर चुका था, उसके पूरे होश उड़ चुके होते हैं और उसके होश उड़ने की वजह हम देख रहे होते हैं वहाँ पर वो जो आर्मी ऑफिसर होता है उसका चेहरा काफी ज्यादा अजीब दिख रहा होता है, उसके फेस के ऊपर पसीना आ रहा होता है और उसकी हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब होती है। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से हमारा सीन चेंज होता है। अब हमें म्यूनसोक और डामी को कहीं पर चलता हुआ
दिखाया जा रहा होता है। वहाँ पर चलते चलते हमारा मिनसुक अपनी बच्ची डामी की तरफ को देख रहा होता है। वो देख रहा है कि उसकी बच्ची डामी बिल्कुल नॉर्मल दिख रही है और ये पता नहीं कि मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है। लेकिन हम देखते हैं कि मिनसुक अचानक से डामी से बोलता है कि डामी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये सुनकर डामी भी उस तरफ को देखने लगती है। अब हमारा मिनसुक उससे बोलता है कि डामी क्या तुम्हें कभी मुझसे डर नहीं लगता? वैसे मिनसुक को ये सवाल पूछना भी चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल एक मोस्टे की जैसी हरकतें करता है। मिनसुक बोलता है कि अब मैं पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता, मेरा फेस भी बदल चुका है और इसके अलावा मुझे काफी खतरनाक ताकत भी मिल चुकी है। पर फिर भी डामी तुमने बिना हेजिटेशन के मुझे एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या सच में तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता? मिनसुक की इस बात को सुनकर डामी अचानक से काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है और बोलती कि मैं सच बताऊं तो मैं हमेशा बस यही सोचती रहती हूँ कि आखिर आप मुझे कब मारोगे। मुझे पता है कि आप मुझे किसी न किसी दिन मार दोगे, पर फिर भी मैं आपके सामने सब कुछ ठीक होने का नाटक करती हूँ। इतना बोलते बोलते डामी अचानक से रोने लगती है और काफी ज्यादा गुस्से में भी आ जाती है। वो बोलती कि कमीने मोस्ट अब बता मुझे आखिर मेरे पिता कहाँ पर है। डामी के इतना बोलने के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि मिनसुक काफी ज्यादा अजीब रिएक्शन देने लगता है। देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी चीज को इमेजिन कर रहा होता है। अभी हम देखते हैं उसके बगल में डामी होती है जो कि उसको होश में लाते बोलती कि पिताजी आखिर आप ही क्या कर रहे हो? आप इतनी देर से खड़े खड़े यहाँ पर क्या सोच रहे हो? मिनसुक पूरी तरीके से होश में आ जाता है और वो सोचता है कि यार ये तो पूरी तरीके से एक इमेजिनेशन थी, आखिर मैं भी क्या फालतू की चीज सोचता रहता हूँ। इतना मन में सोचने के साथ ही मिनसुक बोलता है कि बच्ची डामी कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। ये सुनकर डामी बोलती कि आप सच में बहुत ज्यादा झूठ बोलते हो। डामी और मिनसुक इसी तरीके से यहाँ पर बातें करते हुए आगे चलते जा रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से मिनसुक काफी ज्यादा अजीब और काफी खतरनाक फेस बनाने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसने किसी खतरनाक सी चीज को देख लिया है। लेकिन हम देखते हैं कि इस वक्त अचानक से डामी भी अपने पिता की तरफ को देखती है और वो भी अपने पिता के इस रिएक्शन को देखकर काफी ज्यादा चौंक चुकी होती है। सोच रही होती है कि अब आखिर फिर से पिताजी को क्या हो गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से मिनसुक हमारी डामी के ऊपर जंप कर जाता है। वो उसकी तरफ को अपने हाथ को इस तरीके से कर रहा है जैसे कि वो उसको एक ही झटके में मारने वाला है। हम देख सकते हैं कि मिनसुक अपने हाथ को तेजी के साथ में डामी की तरफ को कर रहा होता है और ये चीज देखकर तो अब डामी भी डरने लगी है। वो इतना ज्यादा डर जाती है कि वो तो अपनी आंखों को बंद कर लेती है और जोर जोर से वहाँ पर चिल्लाने लग जाती है। लेकिन तभी मिनसुक अपने हाथों को डामी के पास से होते हुए ऊपर की तरफ को कर लेता है और इस वक्त उसने अपने हाथ को पूरी तरीके से कस के बंद कर रखा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपने हाथ में कुछ ना कुछ तो पकड़ रखा है। लेकिन यहाँ पर डामी को इसके बारे में नहीं पता। वो तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती। वो बोलती कि पिताजी आखिर आप ही क्या कर रहे हो? आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मुझे तो लगा था कि जैसे यहाँ पर मेरे पीछे कोई ज़ॉम्बी आ चुका है। डामी की इतना बोलते बोलते हम मिनसुक को देखते हैं जो कि अपने हाथों की तरफ को देख रहा होता है। फिर तभी हम उसके हाथों के अंदर एक मॉस्किटो को देखते हैं, मतलब कि एक मच्छर को देखते हैं जो कि दिखने में काफी खतरनाक काफी डरावना लग रहा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई ज़ॉम्बी मॉस्किटो है। हमारा मिनसुक वहाँ पर उस तरफ को देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर अचानक से जोर जोर से अनाउंसमेंट होने लगती है। यहाँ पर अनाउंसमेंट के अंदर कोड ब्लैक बोला जा रहा होता है। इसका मतलब एक काफी खतरनाक सा खतरा आ चुका है। तो अब इस अनाउंसमेंट के साथ ही हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पर हम ब्लू हॉक और उसके सामने एक आर्मी ऑफिसर को देख रहे होते हैं। जो आर्मी ऑफिसर है उसकी बॉडी खतरनाक तरीके से अकड़ने लग जाती है। थोड़ी देर तक उसकी बॉडी अकड़ती रहती है और फिर तभी अचानक से वो आर्मी ऑफिसर शांति से वहाँ पर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो आर्मी ऑफिसर काफी अजीब से फेस के साथ में बोलता है कोड ब्लैक, सभी लोग भागो क्योंकि अब यहाँ पर कोड ब्लैक आ चुका है। अब यहाँ पर हमारा सीन थोड़ा सा चेंज होता है। हमें उस समय का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर कि हमारा मिनसुक और ब्लू हॉक साथ में बैठकर एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पर बैठे बैठे वो बातें भी कर रहे थे जिसमें ब्लू हॉक ने बोला था कि ये जो खतरनाक सी ज़ॉम्बी है इनको मैं ईटर बोलता हूँ क्योंकि नॉर्मल ज़ॉम्बी से थोड़े से अलग है। इस बार की मिशन के ऊपर जो हमने ज़ॉम्बी देखा था वो तो बिल्कुल एक स्पाइडर के जैसा था। सच में ये ज़ॉम्बी काफी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। लोग इस बात को सुनकर मिनसुक बोलता है कि सर ये जो ज़ॉम्बी है ये अपने आप को इवॉल्व करते रहते हैं और ये अपने आप को इवॉल्व करके और भी ज्यादा खतरनाक बना लेते हैं। और सच बताऊं तो इस तरीके से ज़ॉम्बी से हमें बच कर रहना है। मिनसुक इतना बोलने के साथ ही फिर से हम प्रेजेंट के सीन में देख रहे होते हैं। इस वक्त हम देखते हैं कि ब्लू हॉक किसी चीज को अपने ऊपर की तरफ को आता हुआ देख रहा होता है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो आर्मी ऑफिसर जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुका है वो जंप करते हुए ब्लू हॉक के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और इस वक्त उसका जो चेहरा है वो सच में काफी ज्यादा भद्दा काफी गंदा लग रहा होता है। लेकिन तभी हमें फिर से उसी समय का सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पर ब्लू हॉक और मिनसुक बातें कर रहे थे। मिनसुक बोलता है कि सर आपने मुझसे पूछा था कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों रुका हुआ हूँ। मैं सच बताऊं तो यहाँ पर रुकने की बस मेरी एक ही वजह है और वो और कोई नहीं बल्कि वो आप हो। आपके ऊपर मुझे सच में बहुत ज्यादा भरोसा है, इसी वजह से मैं इस जगह पर रुकना चाहता हूँ। तो हमारे मिनसुक की उस बात के कहने का मतलब तो आप यहाँ पर इस इमेज के अंदर देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लू हॉक ने किस तरीके से उस ज़ॉम्बी को बस अपने हाथों से रोक रखा होता है और इतना नहीं बल्कि वो अब अपने दूसरे हाथ को ज़ॉम्बी की बिल्कुल सर के ऊपर रखता है। एक तरफ से तो ब्लू हॉक उसकी गर्दन मसल रहा है और फिर दूसरी तरफ से वो उसके सर के ऊपर भी प्रेशर बना रहा होता है और इतना करते करते आखिर में ब्लू हॉक उस ज़ॉम्बी की गर्दन को उसकी धड़ से अलग कर देता है और ये सारी चीज उसने बस अपने हाथों से कर दी होती है। ये चीज करने के लिए हाथों में काफी ज्यादा पावर की जरूरत होती है। अब हम देखते हैं कि ब्लू हॉक ने उस ज़ॉम्बी को फाइनली खत्म कर दिया होता है और वहाँ पर काफी सारे सर्वाइवर उसको देखकर पूरी तरीके से चौंक चुके होते हैं। तो अब तभी ब्लू हॉक चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से जल्दी सभी सिविलियंस को शेल्टर में लेकर जाओ। ब्लू हॉक की इस बात को सुनकर वो आर्मी ऑफिसर काफी ज्यादा डर जाते हैं और फिर वो जल्दी जल्दी वहाँ पर सभी सर्वाइवर को शेल्टर की तरफ को ले जाने लगते हैं। शेल्टर मतलब शायद कोई ऐसी सेफ
सेफ जगह जहाँ पर की ज़ॉम्बी नहीं पहुंच सकते हैं। वो आर्मी ऑफिसर वहाँ से उन सभी सर्वाइवर को ले जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ को ब्लू हॉक उस ज़ॉम्बी की तरफ को देखकर सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर अंदर की तरफ को ज़ॉम्बी कैसे आ गया। वो इतना बोलते बोलते ज़ॉम्बी की तरफ को देखते हुए अचानक से एक चीज को नोटिस करता है। वो देखता है कि वहाँ पर ज़ॉम्बी की गर्दन के ऊपर एक अजीब सा निशान बना होता है, जो कि दिखने में किसी कीड़े के काटने का निशान होता है। ब्लू हॉक इतना कुछ देख ही रहा होता है कि तभी दूसरी तरफ को नोटिस करता है कि कुछ और ज़ॉम्बी आ चुके होते हैं, जो कि वहाँ पर जो नॉर्मल आर्मी ऑफिसर है उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। ये चीज देखते हुए ब्लू हॉक तेजी के साथ में उनके पास में जाता है और काफी तगड़े से किक एक ज़ॉम्बी के बिल्कुल फेस पर मार देता है। एक खतरनाक किक मारने के बाद में ब्लू हॉक अपने पास में पड़ी हुई लकड़ी को उठाता है और उस लकड़ी का यूज करते हुए काफी खतरनाक तरीके से उस ज़ॉम्बी की सर के ऊपर मार देता है। अब इसके साथ में ब्लू हॉक ने एक और ज़ॉम्बी को काफी आसानी के साथ में मार दिया होता है। अब उस ज़ॉम्बी को मारते ब्लू हॉक अपने दो आर्मी ऑफिसर से बोलता है कि तुम में से एक जाकर मिन्सोक को बुला कर लाओ और दूसरा ऑफिसर जल्दी से मेरे जितने भी गियर्स मेरे जितने भी हथियार है उनको लेकर आओ। लोग इस बात को सुनकर पीछे से आर्मी ऑफिसर वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं, लेकिन तब तक यहाँ पर जो बाकी के ज़ॉम्बीज होते हैं वो भी यहाँ पर ब्लू हॉक के ऊपर अटैक कर चुके होते हैं। और इस वक्त ब्लू हॉक के पास में उनसे फाइट करने के लिए कुछ भी नहीं बल्कि एक नॉर्मल सी स्टिक होती है, पर फिर भी यहाँ पर उस स्टिक की मदद से भी इन ज़ॉम्बीज को मारना चालू करता है। मतलब यार ये बंदा सच में इतना खतरनाक है कि वो बस एक स्टिक का यूज करते हुए ज़ॉम्बीज को निपटा रहा है। और मैं बता दूं इस बंदे के पास में कोई भी पावर नहीं है, एक नॉर्मल सा बंदा है जो कि ज़ॉम्बीज को इतनी बुरी तरीके से पीट रहा है। बस इसी वजह से मिन्सोक अपनी बच्ची को लेकर यहाँ पर रुका हुआ, क्योंकि उसे इस ब्लू हॉक के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्लू हॉक पागलों की तरह एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज को मारने लग जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कमीनो तुम्हारी आखिर यहाँ पर आने की हिम्मत भी कैसे हुई? इस जगह को मैंने छोटे छोटे टुकड़े से बिल्ड किया है और तुम लोग यहाँ पर आकर इसको खराब कर रहे हो। इतना बोलते बोलते ब्लू हॉक वहाँ पर एक ज़ॉम्बी की सर के अंदर अपनी स्टिक को घुसेड़ देता है और उसको बिल्कुल हवा में लटका देता है और इसी के साथ में दूसरे ज़ॉम्बी को भी काफी खतरनाक तरीके से उसके फेस के ऊपर मारते हुए उसको दूर उड़ा देता है। लेकिन तभी अचानक से मिन्सोक के बिल्कुल जस्ट पीछे की तरफ से एक और ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, लेकिन इसके बारे में मिन्सोक को पता चल जाता है और वो काफी तेजी के साथ में उस ज़ॉम्बी के बिल्कुल मुंह के अंदर अपनी एक स्टिक को घुसेड़ देता है। लेकिन यहाँ पर एक ज़ॉम्बी कम था कि तभी अचानक से उसके पीछे से एक और ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। अब ये चीजें देखते हुए तो ब्लू हॉक का भी दिमाग खराब हो चुका है, वो काफी जोर से वहाँ पर चिल्लाने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर उसने उस ज़ॉम्बी को कैसे मारा यह हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पर अचानक से हमारा सीन चेंज हो जाता है। अब हमें यहाँ पर हमारे मिन्सोक को दिखाया जा रहा होता है, जो कि किसी को हेलमेट पहनाते हुए बोलते हैं कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम इस हेलमेट को नहीं उतारोगी। मिन्सोक कितना बोलते हम उसके सामने डामी को देखते हैं। उसने यहाँ पर डामी को चारों तरफ से कवर कर रखा होता है, उसको अच्छे से कपड़े पहना दिए होते हैं, सर पे हेलमेट, आंखों पर चश्मा लगा दिया होता है। ये सब कुछ चीजें देखते हुए डामी बोलती कि पिताजी आखिर यहाँ पर ऐसा कौन सा ज़ॉम्बी आ गया जिस वजह से आपने मेरी ये हालत कर दी है। सुनकर मिन्सोक बोलता है कि एक मॉस्की ज़ॉम्बी जो कि एक मॉस्किटो की तरह दिखता है। मिन्सोक बताता है कि जब ये मॉस्किटो एक इंसान को बाइट कर लेता है तब वो इंसान कुछ समय के बाद में ज़ॉम्बी बन जाता है। मिन्सोक डामी को ये चीज बताने के बाद में काफी ज्यादा गुस्से में मन में बोलता है कि सच में ये जो ज़ॉम्बी ये मैंने बस एक बार ही देखा है, इस ज़ॉम्बी को बस मैंने पहली और आखिरी बार पिछली लाइफ के अंदर देखा था, पर ये फिर से यहाँ पर आ चुका है। आखिर अब मैं इससे कैसे निपटूंगा? हम देख सकते हैं कि मिन्सोक सच में काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। उसको तो होश भी नहीं है कि उसकी बच्ची उसके सामने बैठी हुई है, लेकिन फिर भी मिन्सोक इस वक्त यहाँ पर अपनी बच्ची के बारे में सोच रहा होता है। तो इसी के साथ में यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। अब हम यहाँ पर किसी दूसरी तरफ कैप्टन चा को देख रहे होते हैं। इसको भी पता चलता है कि यहाँ पर शेल्टर के अंदर मॉस्किटोज का अटैक हो चुका है और ये सारी की सारी बात उसे एक आर्मी ऑफिसर से पता चलती है। वो बोलता है कि यहाँ पर शेल्टर के अंदर मॉस्किटो ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया है, उनके काटने की वजह से सभी लोग ज़ॉम्बीज बन रहे हैं। इस वजह से मिन्सोक ने बोला है कि सभी अपने फेस को कवर करके रखें। ये चीज सुनकर कैप्टन चा पूरी तरीके से जोश की थी। वो सोच रही थी कि आखिर मिन्सोक हमें ये चीज करने को क्यों बोल रहा है, लेकिन ये चीज सोचने के साथ में कैप्टन चा याद करती कि जो ब्लू हॉक है वो भी मिन्सोक के ऊपर भरोसा करने लगा है। इस वजह से उसे लगता है कि मिन्सोक यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहा है उसे उसकी बात को मान लेना चाहिए। इतना कुछ सोचने के बाद में कैप्टन चा यहाँ पर अपने फेस को कवर करने लगी है और वो बाकी सभी को भी बोल रही कि सभी की सभी अपनी स्किन को जितना हो सके उतने अच्छे से कवर कर लो, हमारी बॉडी का कम से कम हिस्सा खुला रहना चाहिए। कैप्टन चा इतना बोलते हुए अपने आर्मी ऑफिसर से बोलती कि आखिर कर्नल कहाँ पर चले गए। कैप्टन चा इतना बोलती कि तभी अचानक से वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर जो कि एक दीवार के ऊपर खड़ा होता है, वो बोलता है कि कैप्टन यहाँ पर एक मुसीबत आ चुकी है। कैप्टन चा बोलती कि आखिर यहाँ पर क्या दिक्कत? आर्मी ऑफिसर बोलता है कि यहाँ पर एक ज़ॉम्बी बाहर की तरफ को आ चुका है। कैप्टन चा बोलती बस एक ज़ॉम्बी, आखिर इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आर्मी ऑफिसर बोलता है कि मैम बस बात ये है कि ये जो ज़ॉम्बी सच में काफी ज्यादा अजीब दिखता है। कैप्टन चा बोलती कि आखिर ऐसी क्या बात है, आखिर वो कैसा दिख रहा है? कैप्टन चा की इस बात को सुनते हुए आर्मी ऑफिसर ऊपर की तरफ मतलब कि उस दीवार से खड़ा खड़ा पीछे की तरफ को देख रहा होता है और वो जब पीछे देख रहा होता है तभी हम वहाँ पर किसी एक अजीब सी ज़ॉम्बी के सर को देख रहे होते हैं, जो कि दिखने में यार बिल्कुल अजीब सा दिख रहा होता है। लेकिन फिर तभी हमें अचानक से दिखाया जाता है कि वो जो एक ज़ॉम्बी है वो दिखने में पूरी तरीके से एक मेंढक की तरह लग रहा है। यही चीज वो ऑफिसर वहाँ पर कैप्टन चा को बताता है कि ये जो ज़ॉम्बी है बिल्कुल दिखने में मेंढक की जैसा है। उस आर्मी ऑफिसर के इतना बोलने के साथ में हम यहाँ पर इस मेंढक वाले ज़ॉम्बी को थोड़ा और करीब से देख रहे होते हैं। हम उसके फेस के पास में उड़ते हुए थोड़े से मच्छरों को भी देख पा रहे होते हैं। लेकिन फिर तभी अचानक से हम अगले सीन में देखते हैं कि वो मेंढक अचानक से अपने मुंह को काफी जोर से खोलता है और उसके मुंह खोल देने के साथ ही अचानक से उसके मुंह के अंदर से काफी खतरनाक तरीके से वहाँ पर मॉस्किटो ज़ॉम्बी निकलने लगते हैं और ये जो मॉस्किटो ज़ॉम्बी इनकी संख्या भी काफी ज्यादा होती है। ये चीज देखते हुए आर्मी ऑफिसर भी वहाँ पर कैप्टन चा को बताता है कि उस मेंढक वाले ज़ॉम्बी के मुंह
के अंदर से काफी सारे मॉस्किटो ज़ॉम्बी निकल रहे हैं। ये चीज सुनते हुए कैप्टन चा को भी यकीन नहीं होता। वो भी बोलते कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो। कैप्टन चा इतना बोलते वहाँ पर उस आर्मी ऑफिसर की तरफ को देख रही होती है। हम देख सकते कि वहाँ पर काफी सारे मॉस्किटो ज़ॉम्बी हवा में उड़ने लग जाते हैं। ये वाला सीन सच में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। सीन को देखते हुए कैप्टन चा चिल्लाते हुए बोलते कि सभी के सभी जल्दी से कहीं पर जाकर छुप जाओ। कैप्टन चा इतना बोल रही होती कि तभी किसी चीज को देखकर उसके तो होश ही उड़ चुके होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि आसमान में एक बंदा हवा में उड़ रहा होता है। वो हवा में नहीं उड़ रहा बल्कि वो कहीं से जंप मारते हुए किसी तरफ को जा रहा होता है। ये बंदा दिखने में तो मिनसो की लग रहा होता है। इस बंदे को हवा में उड़ता हुआ देखकर हमारा सीन अचानक से यहाँ पर चेंज होता है। हमें हल्का सा पास्ट का सीन दिखाया जा रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं एक आर्मी ऑफिसर हमारे मिनसो के पास में आता है और वहाँ पर मिनसो को जाकर बोलता है कि वहाँ पर ब्लू हॉक ने आपको बुलाया है। ये चीज सुनकर मिनसो तो बोल देता है कि मैं इस चीज के लिए मना करता हूँ क्योंकि मैं एक सिविलियन हूँ, इस वजह से मैं अपनी बच्ची के पास में रुकूंगा। मिनसो कितना बोलते वहाँ पर उस आर्मी ऑफिसर की तरफ को देखते भी गुस्सा हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि जाकर बोल दो कि मैं नहीं आने वाला। मिनसो कितना बोल ही रहा होता है कि तभी अचानक से अगले सीन में किसी ने उसके सर के ऊपर एक केप लगा दी होती है और ये चीज और किसी ने नहीं बल्कि हमारी डामी ने की होती है। बोलती कि पिताजी आपको जानना चाहिए और आप मेरी चिंता मत करो क्योंकि आपने मुझे जिस हिसाब से कवर कर रखा है उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक मच्छर तो छोड़ो एक शेर भी आ गया तो भी वो मुझे बाइट नहीं कर पाएगा। हमें दिखाया जाता है कि इस वक्त डामी थोड़ी सी सीरियस हो चुकी होती है और वो थोड़ी सी रो भी रही होती है और वो रोते रोते अपने पिता की तरफ को देखते बोलती कि पिताजी बस आप यहाँ पर इन सभी लोगों को बचा सकते हो, इस वजह से आपको प्लीज यहाँ से जाना चाहिए। ये सारा सीन देखकर आपको समझ में आ चुका है कि आखिर कैसे हमारा मेनसोक यहाँ पर कैप्टन चा के पास में पहुंचा है। अब हम देखते कि यहाँ पर मेनसोक जिस वक्त पहुंचता है उस वक्त उसके पास में काफी अजीब सा हथियार भी होता है। उस हथियार के अंदर उसके पास में एक बड़ा सा टैंकर होता है जो कि दिखने में गैस का टैंकर लग रहा होता है। इसके अलावा उसके हाथ के अंदर एक अजीब सी कोई गन भी होती है जो कि दिखने में काफी खतरनाक लग रही है। और इस वक्त हम देख सकते हैं कि मेनसोक काफी ज्यादा सीरियस होता है। वो मन में बोल रहा होता है कि मेरी बच्ची ने बोला कि मुझे यहाँ पर सभी लोगों को बचाना होगा, इसलिए मैं यहाँ पर एक बंदे को भी नहीं मरने दे सकता। इतना बोलते बोलते मेनसोक जो कि वहाँ पर उस बड़ी सी दीवार के ऊपर ही खड़ा होता है बिल्कुल वहीं से अटैक करना चालू करता है। और वो जैसे वहाँ पर उस वेपन की मदद से अटैक करना चालू करता है बिल्कुल तभी उस वेपन के अंदर से काफी खतरनाक आग निकलने लगती है और वो आग एक एक करके वहाँ पर सभी मॉस्किटो सभी ज़ॉम्बीज़ को जलाने लगती है। ये सीन सच में काफी गजब का लग रहा होता है। लेकिन इसी सीन के साथ में हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो चुका है। तो अगर आप सभी को ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो फिर आपको मेरी और भी सीरीज को ट्राई करना चाहिए। आपको मेरे चैनल के ऊपर पिक में आपको ट्राई करना चाहिए जो कि सच में काफी गजब की सीरीज है। चलो ठीक है, फिर ज्यादा कुछ ना बोलते मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।